गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 3 का डिस्कशन। आप लोगों को टेस्ट पेपर कैसा लगा जो भी प्रेजेंट है? संगीता जी, नीलम जी, स्टार्ट कर डिस्कशन। देखो सबसे पहले हमारे पास ये जो दो चैप्टर था, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, तो ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ये थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा है और ये जस्ट क्वेश्चन पेपर आपका पेपर की तरह भी है और आपको इसमें से कुछ आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो जो भी आपको पेपर है। और जैसे आप लोग को पता है कि एलटी के एग्जाम में हुआ था कि हमारे पास बच्चे सिर्फ वन लाइनर रट के चले गए थे, तो क्वाइट प्रॉब्लम था। तो वो सारी चीज़ को देखते हुए पेपर बनाएगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मल्टीपल स्टेटमेंट, ये आपका एज ए वर्कबुक की तरह भी काम करेगा और क्वेश्चन तो है ही। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हमें देखना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से। पहला क्या हमारे पास, स्ट्रेटिफिकेशन इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सभी लोग। यहाँ पे अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं लाइक इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको समझना है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास ये ट्री है, ये क्या हमारे पास ट्री है, उसके बाद क्या हमारे पास श्रब है, उसके बाद क्या हमारे पास हर्ब है। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है ना, तो यही था स्ट्रेटिफिकेशन इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल। तो उनका अलग अलग लेवल होता है इन द इकोसिस्टम। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास सही है, स्टेटमेंट क्या हमारे पास सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमारे पास, डिकम्पोजिशन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ये स्टेटमेंट गलत है, हमेशा एनर्जी रिलीजिंग नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, ये भी सही है हमारे पास। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, अगर ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसी प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं दैट इज एनपीपी। उसमें से हीट या रेस्पिरेशन को माइनस कर दोगे, रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिससे हीट लॉस होता है, तो उस केस में हमारे पास माइनस कर दोगे तो वो आता है हमारे पास एनपीपी। तो ये भी बात हमारे पास सही है। तो जीपीपी माइनस एनपीपी, जीपीपी का मतलब होता है जितना आपने नेचर में जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी बनाया उसको हम लोग बोलते हैं जीपीपी। क्या बोलते हैं उसको, जीपीपी। उसमें से रेस्पिरेशन माइनस कर दो तो हमारे पास क्या हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, in aquatic ecosystem the limiting factor for the productivity is usually N2 और फास्फोरस, ये भी स्टेटमेंट सही है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको पता है अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्वांटिटी एक्सेस हो जाए तो उस केस में हमारे पास यूट्रोफिकेशन हो जाता है, जहां पे बहुत सारे एल्गी या फिर हमारे पास प्रोटिस्ट आ जाते हैं, प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लेक खराब हो जाता है, वो पॉन्ड खराब हो जाता है। अगर वो लेंटिक इकोसिस्टम है तो उस केस में ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास कौन सा हो गया ऑप्शन, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज द ऑप्शन बी। कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन बी, पहला, तीसरा एंड चौथा। क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चले। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो आपको आज आप साइड बाय साइड नोट्स भी बना सकते हो इसको अगर आप इफ यू वांट, बट आपको मन में इसको बैठाना है, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास है रिगार्डिंग फास्फोरस एंड नाइट्रोजन साइकिल। रिगार्डिंग फास्फोरस एंड नाइट्रोजन साइकिल कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला स्टेटमेंट क्या, फास्फोरस साइकिल इज सेडिमेंट्री साइकिल, बिल्कुल सही, उसी का दूसरा नाम होता है नाइट्रोजन इज गैसियस, ये भी स्टेटमेंट सही है। एटमॉस्फेरिक N2 कैन बी यूटिलाइज डायरेक्टली, गलत। नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है प्लांट, नाइट्रोजन को क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया करे, चाहे वो अदर बैक्टीरिया करे, चाहे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया करे, यानी अल्टीमेटली नाइट्रोजन को फिक्स करके या तो नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट लेता है या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में प्लांट ले पाता है, और रेयर कंडीशन में NH4 अमोनिया के फॉर्म में भी प्लांट ले सकता है। बट अमोनिया क्या होता है, टॉक्सिक, तो जनरली प्लांट प्रीफर करता है या तो नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट, इन दोनों के फॉर्म में प्रीफर करता है। अब या इसको NO3- बोलो और NO2-, इन दोनों के फॉर्म में जनरली प्लांट लेना चाहता है। जब ये दोनों नहीं होगा तो अमोनिया भी ले सकता है, बट इसको तो ले ही नहीं सकता। क्यों, हमारे पास देखो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है बट प्लांट इसको ले ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो देख लो सेकंड, तो सेकंड जहां जहां वो तो पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, जब ये नहीं है तो ये नहीं हुआ, तो डायरेक्ट आप सारा लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे आप टाइम सेव कर सकते हो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। बट यहाँ पे हम लोग सारा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन फॉर द नाइट्रोजन, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, फास्फोरस हैज नो सिग्निफिकेंट गैसियस फेज इन द एटमॉस्फेयर। हाँ,
फास्फोरस हमारे पास गैसियस स्टेट में नहीं होता, जनरली सेडिमेंट्स, रॉक, इन सभी चीजों में पाया जाता है। तो हमारे पास ये भी स्टेटमेंट क्या हमारे पास सही है, तो कौन सा हो गया, दूसरे का भी बी हो गया। पहला, तीसरा एंड चौथा सही है, जबकि सेकंड गलत है। जनरली आप लोग क्वेश्चन स्किप किए हो क्योंकि आपको लग रहा है टफ। टफ नहीं है ये, अगर आपने प्रिसाइजली पढ़ा है तो मल्टीपल स्टेटमेंट है, आप एक वर्कबुक की तरह भी आप इसको लिख सकते हो और आपका ये टॉपिक भी क्लियर होगा। ये किसका क्वेश्चन था, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन साइक्लो का कंबाइंड एक क्वेश्चन बना हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आपको समझना है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है हमारे पास, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर कुछ ऑर्गेनिज्म मर गए या कुछ ऐड हो गए तो भी इकोसिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सक्सेशन का ये क्वेश्चन है, सक्सेशन पायोनियर्स होकर धीरे धीरे क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनता है। तो क्लाइमेक्स कैसे हमें पता चलेगा कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी हुआ, जब वहां पे एडिशन और डिलीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या बोलते हैं इसको, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो पहला था हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैज हाई डाइवर्सिटी एंड निके स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल सही है, वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है। अगर कम डाइवर्सिटी होगा तो कुछ भी कैटास्ट्रोफिज्म आ जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। और दूसरा क्या, स्पेशलाइजेशन, यानी कि स्पेसिफिक हो जाता है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, दिस वन। नेक्स्ट, हाई नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, इक्वल होता है, ये बात क्लियर। तो यहां पे P/R रेशियो क्या होता है हमारे पास, मोर देन 1 नहीं होता है, नॉट मोर देन 1, ये बात क्लियर। ये कैसा होता है, इक्वल होता है, यानी P/R का रेशियो क्या होता है, इक्वल। अभी मैंने बताया इक्विलिब्रियम क्या होता है, बराबर वाला। तो कॉमन सेंस लगा के भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो जहां जहां दूसरा है वो तो हटा दो, ये गया, ये गया। अब बचा इन दोनों में, नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा हमें। कॉम्प्लेक्स फूड वेव्स एंड हाई न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, ये भी बात सही है। हमारे पास फूड वेव क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और हाई न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन ये भी हो जाता है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट, ये तो पहला स्टेटमेंट ही हो गया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे भी कौन सा स्टेटमेंट हो गया हमारे पास, दैट इज द, तीसरा का भी क्या हो गया हमारे पास, बी। ये बात समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम कुछ भी हो, यू कैन आस्क। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी था, बस आप ध्यान से आपको करने की जरूरत थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। अब पहली बात यहाँ पे समझिए, दो टाइप का हमारे पास ग्रोथ होता है, एक होता है लॉजिस्टिक और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल। मैं पहले बता देता हूँ, एक ही ग्राफ में बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है लॉजिस्टिक और दूसरा क्या होता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। एक होता है लॉजिस्टिक, दूसरा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। लॉजिस्टिक में आपको ध्यान से समझना, लॉजिस्टिक और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल। अब दोनों का एक कंडीशन याद रखना, जो भी लॉजिस्टिक होता है इट मींस उसमें रिसोर्स लिमिटेड है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है रिसोर्स अनलिमिटेड है, लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ आता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल। और लॉजिस्टिक क्या आता है हमारे पास, अप्रॉक्स एस शेप का होता है। कैसा होता है हमारे पास, एस शेप का होता है, लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देखोगे, और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलेंगे इसको, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये वाला हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, जो कि जे शेप का होता है, और ये वाला कौन सा होता है हमारे पास, दैट इज द एस शेप, जो कि लॉजिस्टिक होता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के अकॉर्डिंग पे कुछ लाइंस लिया है, अब हमें उसी को समझना है, कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो जब भी हमारे पास लॉजिस्टिक आता है तो उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कैरिंग कैपेसिटी के। एक्सपोनेंशियल में हम मान के चलते हैं कि रिसोर्स अनलिमिटेड है, तो वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेचर में रिसोर्स आर द लिमिटेड, नेचर में रिसोर्स क्या है, वेरी वेरी लिमिटेड है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, और इसी का हमारे पास आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कैसा होता है, जैसे, बिल्कुल सही है, व्हेन रिसोर्स आर अनलिमिटेड। ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, सही स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। दूसरा हमारे पास क्या था, लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन क्या होता है, आपको याद रखना है, dm/dt इक्वल टू rn इंटू kn माइनस अपॉन k। ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा, के रिप्रेजेंट द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नहीं, के किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरिंग कैपेसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरिंग कैपेसिटी। अगर किसी को डाउट है कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, सिंपली समझना है, मान लो क्लासरूम में 40 बेंच है, 40 बच्चे बैठ सकते हैं, एक बेंच पे एक, तो भैया उस क्लासरूम का मैक्सिमम लिमिट क्या है, 40। तो दैट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी, दैट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी, यानी उसके बाद तुम उसमें नहीं बच्चे को बैठा सकते हो। तो उसी तरह इकोसिस्टम में एक नेचर का, एक इकोसिस्टम में एक मैक्सिमम रिसोर्स है, उसके बाद से अगर कुछ आया उसके अंदर तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो ये इंट्रिंसिक रेट नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कहां पे, तो सेकंड ये भी नहीं होगा। जब ये भी नहीं होगा, अब देखते हैं इन दोनों को। मोस्ट नेचुरल पॉपुलेशन फॉलो द एस से, बिल्कुल सही है हमारे पास, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक्सपोनेंशियल अनलिमिटेड रिसोर्स, हमें पता है कि अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म किसको फॉलो करेंगे, एस से। तो कौन कौन सही हो गया, पहला सही हो गया,
दूसरा सही हो गया और चौथा सही हो गया, पहला दूसरा चौथा, यानी ऑप्शन ए। ये बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हमारे पास? पांचवा, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आर ट्रू? दो टाइप का कंजर्वेशन होता है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है इनहेबिटेड, यानी जहां पे रह रहा है, और एक्स सिटू का मतलब होता है आउटसाइड द हैबिटेट। सिंपल वर्ड में डेफिनेशन करना था, एक वर्ड में, इन विद इन हैबिटेट, और एक क्या होता है विद आउटसाइड द हैबिटेट। एक्स सिटू का मतलब आउटसाइड द हैबिटेट। इसको देखते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन हमारे पास क्या है? इसका एग्जांपल दिया है नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये बिल्कुल सही है। नेशनल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल पार्क नहीं है। जहां पे मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, यही यहाँ पे नेशनल पार्क लिखा है। नेशनल पार्क इट इज द इन सिटू, बायोस्फीयर रिजर्व इज द इन सिटू। बट अगर यहाँ पे जूलॉजिकल और बॉटनिकल पार्क होता तो वो एक्स सिटू का एग्जांपल लेते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? ये सही है। दूसरा, एक्स सिटू कंजर्वेशन बॉटनिकल गार्डन एंशिएंट बैंक, ये बिल्कुल सही है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिटरमाइन द सोनली बाय द नंबर ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को समझना, ये गलत है। हॉट स्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जहां पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा होता है भाई, नंबर ऑफ स्पीसीज ढेर सारे ज्यादा। यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट सोलली, यानी अकेला। गलत, स्टेटमेंट ही गलत हो गया। यहाँ पे नंबर ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज की बात नहीं कर रहा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा, सेक्रेट ग्रुप एज एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। ये हमारे पास सेक्रेट ग्रुप एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जो आपको समझना है। सेक्रेट ग्रुप वैसा एरिया होता है जहां पे आपको कोई भी स्पिरिचुअल थिंग या फिर वहां के जो भी ट्राइबल पीपुल है वो किसी धार्मिक या किसी भी तरीके का आस्था से वहां के रिसोर्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जैसे उत्तराखंड में देखोगे तो नंदा देवी हो गया, या फिर आपने देखा होगा, क्या नाम है उसका, उनका नाम ही भूल गया, रुक जाओ, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए। ये क्या था हमारे पास? वो जो वहां के जो ट्राइब्स थे वो ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ये जो चीज है दैट इज नोन एज सेक्रेट ग्रुप, यानी कि किसी रिलीजियस या किसी भी आस्था की वजह से वो किसी भी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्रेट ग्रुप। और वो भी किसका एग्जांपल है? इन सिटू कंजर्वेशन का। किसका एग्जांपल है? इन सिटू कंजर्वेशन का। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कौन कौन सा है? पहला, दूसरा एंड चौथा। तो आंसर बी। ये बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे चले, कोई बोल ही नहीं रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आप प्रॉम्प्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एनर्जी रिगार्डिंग एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है। एनर्जी फ्लो को हमें देखना है, उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी बात सही है। पहला है एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, वेरी सही, बिल्कुल सही है हमारे पास। चाहे कुछ भी हो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, नॉन साइक्लिक साइक्लिक कुछ भी हो, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। द 10% एनर्जी लॉ, इसको किसने दिया था? तो आपको याद रखना, लिंडेमान ने। किसने दिया था? लिंडेमैन ने। कभी इजी क्वेश्चन पूछ देता है, हीट एट द ट्रॉफिक लेवल, ये भी बात सही है। दूसरा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्ड स्टेटमेंट, डेट्राइटस फूड चेन ऑलवेज बिगिन विद द क्लोरोफिल बियरिंग, गलत। डेट्राइटस कहां से स्टार्ट होता है? दो टाइप का फूड चेन होता है, एक ग्रेजिंग, एक डेट्राइटस। डेट्राइटस स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट्रीवोर्स, यानी सड़े गले मरे हुए पदार्थ से। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। चौथा क्या है? द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज यूजुअली लिमिटेड टू 4 to 5, ये भी क्या स्टेटमेंट सही है। ट्रॉफिक लेवल हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट 6 से या 5 से ऊपर जनरली नहीं जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो ग्रास है हमारे पास, सपोज दैट ये क्या है हमारे पास? ग्रास। ग्रास को कौन कर रहा है? ग्रास ऑपर। ग्रास ऑपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा रहा है? हमारे पास स्नेक। और स्नेक को कौन खा रहा है? मान लो पिकॉक। तो आप यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5। अब इसके आगे जाओगे तो फूड चेन वाला सिस्टम खत्म हो जाती है, फूड वेब वाला आ जाता है। तो यहाँ पे जनरली आपको 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन ट्विस्ट क्या है कि टॉप कंज्यूमर हमेशा टर्सरी होगा, टर्सरी से ऊपर हो ही नहीं सकता। बट ट्रॉफिक लेवल इट रीच अप टू 6 भी हो सकता है। मैक्सिमम देखोगे तो 6 से अधिक पॉसिबल नहीं है, बट 4-5 हो जाता है। तो वहीं पे जनरली लिखा है द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल यूजुअली लिमिटेड 4 to 5, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा गलत था? तीसरा गलत था। कौन सा गलत था? थर्ड वन गलत था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये बात क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर द फॉलोइंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन से क्वेश्चन है, एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। समझना आपको क्या है। प्राइमरी सक्सेशन इज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन गलत, सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर होता है। कैसे? मान लो कि कोई एक एरिया है जहां पे पहले से जंगल था, वो सबके सब कोलैप्स कर गए फ्लड आने की वजह से, तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर पहले से है ना, तो सेकेंडरी सक्सेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो पहला जहां पे वो तो हटा ही दो, ये जब ये नहीं होगा ये नहीं होगा। देखो तो आप क्वेश्चन करने का तरीका है, तुरंत हो सकता है 10 सेकंड में, 2 सेकंड मतलब
2 सेकंड में तो नहीं, 10 सेकंड में पॉसिबल है, बट हम पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हाइड्रार्क सक्शन स्टार्ट विद द वाटर बॉडी, बिल्कुल सही है। हाइड्रार्क कहां से स्टार्ट होता है? एक्वेटिक मीडियम से। और जेरार कहां से होता है? हमारे पास ड्राई एरिया से, जैसे बेयर रॉक। नेक्स्ट हमारे पास पायोनियर स्पीसीज इन लिथोस्फीयर आर यूजुअली लाइकेंस, ये भी सही है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? फंजाई प्लस एल्गी, यानी फाइकोबैंड और दूसरा क्या होता है? माइकोबैंड का एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेन। और ये लाइकेन का एसोसिएशन आपको याद रखना है, दिस इज द ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। क्या होता है? ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, मतलब कि कंपलसरी है भाई, ये कंपलसरी है। देयर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है कि कंपल्सन नहीं, कंपलसरी है। दोनों अलग करोगे तो लाइकेन बनेगा ही नहीं, लाइकेन बनेगा ही नहीं। किसी का मैसेज आया? ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिगार्डिंग पॉपुलेशन रेगुलेशन। ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, अगर आप इकोलॉजी अच्छे से आ रहा देन यू कैन, अदरवाइज तो आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास? रेगुलेशन का है, रिगार्डिंग पॉपुलेशन रेगुलेशन, यानी पॉपुलेशन किस तरीके से रेगुलेट होता है, तो वो एक क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास किसका? डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स इंक्लूड कंपटीशन एंड प्रेडेशन, बिल्कुल सही है। हमारे पास डेंसिटी, मान लो ये एक एरिया है, सिंपल सा मान लो दिस इज द एरिया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ब्लू। हाँ, एक एरिया है, इस एरिया के अंदर इस तरीके से मान लो मैंने इंडिविजुअल बना दिया। एक दूसरा एरिया सेम एरिया का, मान लो कि एरिया ए इक्वल टू द ए, दोनों का एरिया सेम है, यहाँ पे मैंने ढेर सारे इंडिविजुअल बना दिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो? डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे समझते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर इंक्लूड कंपटीशन एंड प्रेडेशन, बिल्कुल सही है। कंपटीशन होगा तो मरोगे, और प्रेडेशन कोई को खाएगा तो भी मरोगे, तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर इंक्लूड फ्लड एंड टेम्परेचर, फ्लड एंड दूसरा क्या हमारे पास? टेम्परेचर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये भी क्या है? फ्लड और टेम्परेचर अगर आएगा तो ऑब्वियस ही बात ये ऑर्गेनिज्म मरेंगे, तो ये भी सही है। तीसरा क्या है? पॉपुलेशन रेगुलेशन मेंटेन्स ए पॉपुलेशन नियर द कैरिंग कैपेसिटी, ये दिस थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास ये क्या हुआ? ये भी सही है। हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर तो हो ही नहीं सकता कुछ भी, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। पॉपुलेशन रेगुलेशन मेंटेन्स ए पॉपुलेशन नियर द कैरिंग कैपेसिटी, कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता। अभी मैंने वहां पे ग्राफ में आपको बताया था, इस कैरिंग कैपेसिटी के आगे कुछ जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा, कंपटीशन फॉर रिसोर्स इज ए डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, गलत हो गया, डेंसिटी डिपेंडेंट पहला वाला लाइन था, तो ये भी एक हो गया। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, डेंसिटी डिपेंडेंट होता है कंपटीशन, हालांकि ये सेम स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ था। कोई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ता तो भी कर लेता ये। तो कौन सा हो गया? कौन सा गलत है? फोर्थ वन इज रॉन्ग। तो कौन सा सही हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट है कंसर्निंग कम्युनिटी स्ट्रक्चर। अब पहली बात तो समझ लो कम्युनिटी कैसे बनता है हमारे पास, तो हमें पता होना चाहिए इंडिविजुअल से हमारे पास क्या होता है? इंडिविजुअल से हमारे पास पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से लैंडस्केप, लैंडस्केप से बायोम, और बायोम से बायोस्फीयर, या इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ। ये एक बेसिक चीज है। तब यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पहला है डोमिनेंस इज डिटरमाइंड बाय द स्पीसीज विद द हाईएस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स। डोमिनेंस इज द, कोई भी अगर हमारे पास कम्युनिटी बन रहा है तो वहां पे स्पीसीज का होना तो जरूरी है, तभी वो कम्युनिटी बनेगा। पहले पॉपुलेशन बनेगा, पॉपुलेशन के बाद क्या होगा? हमारे पास कम्युनिटी बनेगा। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, जिसके ऊपर हमें डोमिनेंस का पता चलता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हमारे पास सही हो गया? डोमिनेंस इज डिटरमाइंड बाय द स्पीसीज विद इन द हाईएस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स, ये सही है। दूसरा हमारे पास इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू इकोसिस्टम, ये भी सही है। मान लो ये एक सिस्टम है, ये दूसरा इकोसिस्टम है, तो इस वाले में हमारे पास दोनों का यहाँ पे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? रिचनेस इस इकोटोन वाले एरिया में क्या होगा? ज्यादा। इस इकोटोन वाले एरिया में क्या होगा? ज्यादा। और इकोटोन क्या कहलाता है? दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन है, तो वहां पे डाइवर्सिटी भी ज्यादा होता है, स्पीसीज रिचनेस भी ज्यादा होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये भी क्या होगा? स्टेटमेंट सही। थर्ड स्टेटमेंट, स्पीसीज रिचनेस इज द नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, बिल्कुल। यानी कि अगर एक एरिया ए है और ये भी एक एरिया बी है, बट दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है, तो यहाँ पे जितने अलग अलग टाइप का हमारे पास स्पीसीज है, ये बात क्लियर? यहाँ पे भी अलग अलग टाइप का मैं स्पीसीज बना दे रहा हूँ, ये बना दिया मैंने। तो अब पढ़ते हैं स्पीसीज रिचनेस इज द नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया। एक स्पीसीज की बात नहीं कर रहा हूं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज जितना ज्यादा होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीज रिचनेस। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। चौथा, एज इफेक्ट रिफर्स टू द लोअर डाइवर्सिटी एट द बाउंड्री ऑफ टू, गलत।
इकोसिस्टम का। एज इफेक्ट का मतलब इस वाले में जहां पे मिल रहा है, यहाँ पे लोअर डाइवर्सिटी नहीं है भाई, हायर डाइवर्सिटी है। कौन सा है? हायर डाइवर्सिटी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फोर्थ वन इज द रॉन्ग। तो हमारे पास कौन कौन सा है? पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो दिस इज द करेक्ट। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एयर पॉल्यूशन। एक इजी सा क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। अबाउट एयर पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, SO2 एंड NOx, यानी कि नाइट्रोजन के और भी कंपोनेंट, NO3 हो सकता है, NO2 हो सकता है, आर द प्राइमरी प्रिकर्सर्स ऑफ द एसिड रेन। ये बिल्कुल बात सही है हमारे पास। प्रिकर्सर, प्राइमरी प्रिकर्सर कौन सा होता है? SO2 एंड NOx, नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों मेन होता है जिसकी वजह से एसिड रेन होता है, क्योंकि वाटर के साथ इजिली क्या होता है? इंटरेक्ट कर जाता है। ठीक है। एज इफेक्ट क्या है तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, मैंने बोला एज इफेक्ट, मान लो ये एक इकोसिस्टम है, अभी आपको समझाया, और ये दूसरा इकोसिस्टम है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, दोनों को अलग अलग मैंने बनाया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो बाउंड्री वाला एरिया है ना, इस वाले बाउंड्री वाला एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट बोलते हैं। जब यहाँ पे लोअर डाइवर्सिटी लिखा है गलत, एट द बाउंड्री ऑफ टू कम्युनिटी, दो कम्युनिटी यहाँ पे इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, इसी जो इफेक्ट हो मूव कर सकता है, और यहाँ पे जब मिक्स हो जाएगा तो इकोटिन बना लेगा। तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होता है ना, BD, ये क्या होता है? हायर होता है, लोअर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ का प्रॉपर्टी होगा, कुछ यहाँ का प्रॉपर्टी होगा, कुछ स्पीसीज यहाँ पे होंगे, कुछ स्पीसीज यहाँ को। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये भी हमारे पास गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोअर डाइवर्सिटी लिखा है, जबकि यहाँ पर हायर डाइवर्सिटी लिखना चाहिए था। ठीक है आशीष जी, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो दे कैन टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब चैट बॉक्स में। क्लियर है? ठीक है। तो हाँ, मैं कहां पे था? SO2 एंड NOx आर द प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ एसिड रेन, ये सही है। पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 आजकल बहुत फेमस है, दिल्ली जैसे शहर में, फिर बहुत जगह पे PM 2.5 ये एक मेजर पैरामीटर है। अगर पॉल्यूशन आपको मेजर करना है तो ये स्टेटमेंट नॉर्मली अगर आपको थोड़ा बहुत होगा तो ये भी आप समझ जाओगे। ये क्या हमारे पास बहुत ही एक बेसिक पॉल्यूशन जानने का तरीका है। पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 इतना मिनिमम, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ए लोअर एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन देन द ऑक्सीजन, ये गलत हो गया भाई। 20 to 90 टाइम ज्यादा होता है CO का। कितना? CO का बहुत ज्यादा होता है, मच मोर हायर, मच मोर हायर। आपने सुना होगा कि कार में AC चला के सोए और छोटा बच्चा है, वो सो रहा है तो वो सोया ही रह गया, बिकॉज ऑफ उसको पता ही नहीं चलेगा, स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा, और CO बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत था। बाकी पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट लाइक ओजोन इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब यहाँ पे बच्चों को मन में आता है, सभी को क्या लगता है कि ओजोन एक बहुत अच्छी बात है, ये तो नेचर के लिए नो डाउट अच्छी बात है, बट एटमोस्फियर के लिए अच्छी बात नहीं है। ये अर्थ है, तो इस एटमोस्फियर के बाहर ही इसका प्रोटेक्शन याद रखना, वहां पे अच्छी बात है। बट ये जैसे एटमोस्फियर में O3 आता है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, एक मेजर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। इट्स डैमेज, ये डैमेज करता है इन्वायरमेंट को और लिविंग थिंग को। ये बात क्लियर? तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। तो पहला, दूसरा एंड चौथा आर द करेक्ट। लेकिन इस ओजोन का एक खासियत है, एटमोस्फियर के बाहर जो स्ट्रेटोस्फियर में, स्पेशली स्ट्रेटोस्फियर में हमारे पास क्या पाया जाता है? ओजोन। हमें पहले से पता है स्ट्रेटो में ओजोन पाया जाता है। ओजोन से आपको याद रखना है क्या फायदा है। ये सबसे पहले यूवी रेज को ना प्रोटेक्ट करता है। किसको? यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्वाइट पॉसिबल, कि हमारे पास यूवी रेज 3 टाइप का होता है, यूवीए और यूवीबी और यूवीसी। अब इसमें से सबसे खतरनाक यूवी जो होता है यूवीसी होता है। तो आप लोगों ने बहुत, सभी लोग स्पेशली गर्ल्स को ज्यादा पता होगा, क्या बोलते हैं उसको, सनस्क्रीन सुना आप लोगों ने? सनस्क्रीन पे लिखा रहता है SPF 50, SPF 40, SPF 70। वो SPF इसको डिसाइड करता है। C तो कभी भी अर्थ पे आ ही नहीं सकता, और इससे भी एक बार क्वेश्चन आया था कहीं, C पॉसिबल ही नहीं है। C इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द ओजोन, UVC इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय ओजोन। अब जो नॉर्मल SPF आता है ना, SPF 30, 20, वो सिर्फ UVA को एब्जॉर्ब कर पाता है, मतलब प्रोटेक्ट कर पाता है, B को नहीं। इसीलिए बोला जाता है SPF 50 होना चाहिए। वो जो 50 होता है UVB से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये डिपेंड करता है, जब आप क्रीम खरीदो तो यू कैन आस्क, वहां पे मतलब आस्क इन द सेंस वहां पे पढ़ सकते हो, लिखा रहता है किससे किससे प्रोटेक्शन। लेकिन ध्यान रखना, C आता ही नहीं अर्थ पे। C को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? ओजोन। कौन कर लेता है? ओजोन कर लेता है। तो ये चीज आपको समझना था, आगे भी हो सकता है पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट है रिगार्डिंग द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल और वाटर साइकिल ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करता है, मैच करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमोस्फियर प्राइमरली थ्रू द फोटोसिंथेसिस, प्राइमरली थ्रू द फोटो, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास रिलीज आउट होता है फोटोसिंथेसिस में। मोस्ट ऑफ अर्थ ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन द एटमोस्फियर, ये भी हमारे पास क्या है, मोस्ट ऑफ O2 इज स्टोर्ड इन द अर्थ एटमोस्फियर, गलत, ध्यान रखिएगा एटमोस्फियर पे नहीं। ये जनरली लोगों को लगेगा कि एटमोस्फियर में होता नहीं भाई, एटमोस्फियर में नाइट्रोजन ज्यादा है। अब इसका मेजर अमाउंट पता है कहां पे होता है, अर्थ क्रस्ट पे होता है। अब मन में आएगा कैसे भाई, तो अर्थ क्रस्ट में ये आपको कंबाइंड हो जाता है ऑक्सीडाइज के फॉर्म में, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्साइड बना लेता है। सिलिका के साथ जुड़ सकता है, डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट के साथ जुड़ सकता है, यानी कि अर्थ क्रस्ट में इसका ज्यादा होता है, जैसे कि सिलिकेट्स ऑक्साइड, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्साइड के साथ ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, गलत। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज कंज्यूम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड कंबसन, ये बात सही है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, यानी कंबसन में भी चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। द ओजोन लेयर इज फॉर्म द एक्शन ऑफ UV रेज ऑन O2, ये भी बात सही है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन में हो जाता है और नेसेंट ऑक्सीजन प्लस O2 मिलके क्या बना लेता है, O3, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन कौन सा सही है, पहला सही है और हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला, दूसरा और चौथा सही है। चौथा गया हमारे पास, हाँ ठीक है, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत हो गया, सेकंड वाला गलत, तो कौन सा सही है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, कहाँ गया फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। किसी का सबसे खतरनाक होता है यूवीसी, सी आता ही नहीं ना एक्चुअली, बट जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं ना लैब्स में, तो वो यूवीसी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसा नहीं यूवीसी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, आर्टिफिशियली पॉसिबल है यूवीसी को प्रोड्यूस करना, बी को भी और ए को भी। अल्ट्रावायलेट, इसका रेंज वेरी करता है, अप्रोक्स 380 से लेके आपको 200 तक आता है, तो खतरनाक हो जाता है। यूवीसी इज द मोस्ट डेंजरस, जो कि अर्थ पे सन वाला तो नहीं आता है, ये बात क्लियर, सिर्फ बी और ए आ सकता है, उसको भी हम लोग जनरली ए ज्यादा आता है, बी भी कम ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अबाउट पॉपुलेशन डिस्पर्सल, नेक्स्ट क्या हमारे पास, अबाउट पॉपुलेशन डिस्पर्सल, हमें देखना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास सही है। तो यहाँ पे देखो, इमिग्रेशन इज द, अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझ जाओगे। सिंपली मान लो कोई इकोसिस्टम है, यहाँ पे एक चीज होता है यहां से बाहर निकलना, तो इसको बोलते हैं माइनस, तो इसको हम लोग बोलते हैं ई वाला इमिग्रेशन, और एक होता है आई वाला इमिग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी को बढ़ाएगा, एक होता है डेथ, एक क्या होता है हमारे पास डेथ, और एक होता है बर्थ। तो जो बर्थ रेट होता है, बर्थ होने से क्या होगा पॉजिटिव, और डेथ होने से क्या होता है हमारे पास निगेटिव, यानी दो सपोर्ट करता है और दो अपोज करता है। अब यहाँ पे क्या है उसको समझते हैं। इमिग्रेशन इज द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, तो आप लोग को यहाँ पे इस डायग्राम से क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये क्या हमारे पास मूविंग आउट, ये स्टेटमेंट सही है। इमिग्रेशन इनवर्ड, ये भी सही है। माइग्रेशन इन्वॉल्व टू वे पीरियोडिक मूवमेंट, माइग्रेशन में क्या होता है, ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सही है। कि माइग्रेशन में ध्यान से समझिएगा, माइग्रेशन का डेफिनेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। माइग्रेशन कभी भी परमानेंट मूवमेंट नहीं होता है, माइग्रेशन इज द टेम्पररी मूवमेंट। जब नेचर में कोई प्रॉब्लम है, तो जैसी प्रॉब्लम नॉर्मल होगा तो वापस अपने एरिया में आ जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज द माइग्रेशन। जैसी नॉर्मल कंडीशन, जैसे साइबेरियन बर्ड्स आती है इंडिया में, फिर वापस अपनी जगह पे चली जाती है, तो दिस इज नॉन एज माइग्रेशन। एक होता है सीधा बसी जाना, दैट इज डिफरेंट थिंग। माइग्रेशन क्या होता है, टेम्पररी होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है इकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। तो ये क्या होगा 2A, ये भी सही हो गया। डिस्पर्सल हैज नो इम्पैक्ट ऑन द जीन पूल, गलत भाई। डिस्पर्सल मतलब इधर उधर जाओगे तो फर्क पड़ेगा भाई, नो इम्पैक्ट का चांस ही नहीं है, फर्क पड़ेगा। जैसे ये ज्यादा निकल गया तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो गया, तो यानी ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास गलत, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया गलत। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन का एक इजी से क्वेश्चन है, सिंपली हम लोग 13 वाला देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, हाई BOD इंडिकेट्स द हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। किसी भी वाटर रिजर्व में जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, यानी कि जो भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर जो भी फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, उनको भैया चाहिए ऑक्सीजन, ये बात क्लियर। तो उस केस में जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास वो वाटर बॉडी क्या होगा हमारे पास पॉल्यूट होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा सही। दूसरा, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू द इंक्रीज इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये भी हमारे पास सेकेंड। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, अब यहां पे ध्यान से समझना, जब यूट्रोफिकेशन होगा
तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम होगा। यहां पे क्या लिखा है, इंक्रीज, गलत। किसी भी एरिया में मान लो यहाँ पे पहले इतना ऑक्सीजन था, फॉर नाउ मान लो इतना ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे तुमने फोटोसिंथेटिक लगा दिया या फिर यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया आ गया, तो अब उस कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, यूटिलाइज। जब यूटिलाइज करेगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ का मतलब होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसने क्या लिखा, इंक्रीज, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो नेक्स्ट देखो, बायोमैग्निफिकेशन अकर द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन लाइक डीटी, ये भी सही है। थर्मल पॉल्यूशन डिक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, थर्मल पॉल्यूशन क्या करता है, डिक्रीज करता है, ये भी क्या हमारे पास सही है। थर्मल पॉल्यूशन डिक्रीज करता है ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी को, तो पहला सही है, तीसरा चाहिए, चौथा सही है, कौन सा गलत है, सेकंड। तो सेकंड जहां जहां पे हटा दो। देखो अब एक ही स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन तो कर सकते थे सही, बट आपको सारा पार्ट इसलिए मैं कर रहा हूं कि डिस्कस कर रहा हूं। ये बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, कंसर्निंग न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, कौन सा है हमारे पास, कंसर्निंग न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। किसी का मैसेज आया, ठीक है। थर्मल पॉल्यूशन, चंदा, थर्मल पॉल्यूशन कहां गया, थर्मल पॉल्यूशन का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मल पॉल्यूशन का क्या होता है, टेम्परेचर। जब हमारे पास इन्वायरमेंट में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गर्म गैस ऊपर की तरफ जाएगा, तो उस केस में हमारे पास सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर क्या हो जाता है, रिड्यूस, दैट्स व्हाई। समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट हमारे पास है कंसर्निंग न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, कंसर्निंग न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, इसको हम लोग देखते हैं। न्यूट्रिएंट, अच्छा हाँ, यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन, डेफिनेशन का सिंपली आपको समझना है कि यूट्रोफिकेशन में हमारे पास क्या होता है कि किसी भी बायोलॉजिकल, कोई भी एक्वेटिक मीडियम है, स्पेशली फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में हमारे पास क्या होता है, वाटर की क्वालिटी रिड्यूस हो जाना। वाटर की क्वालिटी रिड्यूस होगा किसके सेंस में, ऑक्सीजन के टर्म में। दोनों चीज ध्यान से समझना है, डेफिनेशन का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो चीज याद रखना है, वाटर की क्वालिटी रिड्यूस होना ऑक्सीजन के टर्म में, और वहां पे यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, दो चीज, फॉस्फोरस कंपोनेंट और नाइट्रोजन, ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा। इन दोनों के ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है, जो एल्गी है, इनका नंबर बहुत 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 ज्यादा हो जाता है। इनका नंबर क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से अब क्या होगा, ये एक एक्वेटिक बॉडी था, इसके ऊपर ये इनका नंबर ज्यादा हो गया। जब इनका नंबर ज्यादा हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, नंबर ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की, इसके नीचे जो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसके वजह से इसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स एक्सपायर करने लगेंगे। तो देयर आर टू सेंस, एक तो आपको डीओ को कम कराना है और किसको बढ़ाना है, फास्फोरस और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को बढ़ जाता है यूट्रोफिकेशन में, जिसके वजह से एक चादर की तरफ बीत जाता है पूरे वाटर बॉडी पे एल्गल, एल्गल ब्लूम आपने सुना होगा, उसका एक फेमस एग्जांपल है एल्गल ब्लूम। तो यूट्रोफिकेशन में फास्फोरस एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड का बढ़ जाना क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बहुत सारे पॉल्यूटेंट हम लोग डायरेक्टली कहां पे, नदी में फ्लोट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया विनीता, क्लियर है। डेफिनेशन का अब अलग अलग वे हो सकता है, बट इसमें दो बातें याद रखना, इससे आपका सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का देखना है, तो उसको आपको ध्यान से समझना है। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग क्या है, पहला है हमारे पास नाइट्रोजन गैस मेकअप, तो ये तो सभी को पता है। हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, दैट इज ट्रू, इतना ही होता है, बट इसको प्लांट ले नहीं सकता, मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया। डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट नाइट्रेट बैक इनटू द नाइट्रोजन, ये भी स्टेटमेंट सही है, याद रखना है। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रेट्स को वापस से नाइट्रोजनस कंपाउंड में तोड़ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रेट, ये भी सही है। द कार्बन साइकिल इज इंटायरली डिपेंडेंट फ्रॉम द वाटर साइकिल, द कार्बन साइकिल, ये गलत हो गया भाई, ये हमारे पास ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पास कार्बन साइकिल लिंक्ड विद द वाटर साइकिल, जैसे ओशियन एक्सचेंज, रेनफॉल, उन सभी में आता है, तो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, sometime it dependent, this statement is wrong। human activities like burning fossil disrupt the natural, ये सभी को पता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो तीसरा वाला गलत हो गया, तो कहाँ गया, पहला दूसरा चौथा, 14 का ए, ये बात क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 15 देखते हैं,
अबाउट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बताया था। नॉमेनक्लेचर ऑफ कम्युनिटी इज ऑफन बेस्ड ऑन डोमिनेंट स्पीसीज। नॉमेनक्लेचर ऑफ ये क्या होता है, जो भी डोमिनेंट स्पीसीज होता है उसके एरिया उसके नाम पे हम लोग दे देते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कम्युनिटी इज ऑफन बेस्ड ऑन डोमिनेंट स्पीसीज, जो डोमिनेंट स्पीसीज रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल देते हैं। ए कम्युनिटी विद इन द वन डोमिनेंट स्पीसीज कॉल्ड द कॉन्सोसिएशन, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड द कॉन्सोसिएशन। ये स्टेटमेंट आपको सही है, ये आप नोट में लिख सकते हो कि डोमिनेंट स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोसिएशन। डोमिनेंट स्पीसीज को क्या बोलते हैं, कॉन्सोसिएशन। ये भी स्टेटमेंट सही है। एक कम्युनिटी विद टू और मोर को डोमिनेट्स इज एन एसोसिएशन। दो या दो से अधिक हम इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। ये भी बात सही है। जैसे आप देखते हो ना, दो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे वीआई, वोडाफोन एंड इंडिया, वोडाफोन एंड आइडिया, दोनों मिलकर एक एसोसिएशन बना। उसी तरह से इकोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कम्युनिटी किसी चीज में डोमिनेट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज ट्रू एसोसिएशन। ये बात क्लियर, वो बात की बात है, वीआई थोड़ा माइनस में चल रहा है बट वो अलग बात है। तो ये हमारे पास ये भी सही है। नेक्स्ट, द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी नोन इज इट फिजियोग्नोमी। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द फॉल्ट। ये हमारे पास वर्टिकल स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। शुरू में ही बताया था, स्ट्रैटिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, फिजियोगोनोमी नहीं बोलते हैं। दिस स्टेटमेंट इज गलत। फिजियोगोनोमी क्या होता है कि ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस। इसका मतलब अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस, सारा कुछ नहीं, हमें सिर्फ वर्टिकल होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसका मतलब ये होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो पहला दूसरा तीसरा और सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये भी बात सही है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन पैरासिटिक फूड चेन इज इन्वर्टेड। अब ये ट्विस्ट है। अब ये जनरली आप सभी को पता होना चाहिए। ये क्या होता है हमारे पास, स्टेटमेंट तो हमारे पास सही है बट इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिस इज ऑल्सो सही है बट अब डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि आपको इजी हो। नेक्स्ट हमारे पास, पिरामिड इफ बायोमास इन द पॉन्ड यूजुअली अपराइट। गलत। पिरामिड डू नॉट अकाउंट फॉर स्पीसीज ऑक्युपाइंग मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स। हमारे पास डू नॉट अकाउंट फॉर स्पीसीज ऑक्युपाइंग मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल, हाँ गलत है ये भी, सॉरी डू नॉट, स्टेटमेंट सही हो गया। क्योंकि पिरामिड सिर्फ फूड चेन को फॉलो करता है, लीनियर चीज को फॉलो करता है, फूड वेव को जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब यहां पे समझना है कि नंबर का पिरामिड पैरासिटिक में क्यों ये हमारे पास सही है। तो ये एक टॉपिक समझने वाला, मान लीजिए एक सिंगल ट्री है, इसके ऊपर कोई बर्ड है, बर्ड के ऊपर हमारे पास टिक्स एंड माइट्स रह सकते हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, और उनके ऊपर जो प्लाज्मोडियम हो गया, बैक्टीरिया का, उनका नंबर और ज्यादा होता है। यानी दिस वन इज कॉल्ड हाइपर पैरासाइट, दिस इज कॉल्ड पैरासाइट, और ये क्या हो गया, बर्ड्स, और ये क्या हो गया, ट्री। तो आप देख रहे हो, जब भी पिरामिड ड्रॉ करोगे ना, तो बेस में हम लोग क्या रखते हैं, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर तो बेचारा एक ही था, बट उसके ऊपर बर्ड्स ज्यादा रह सकते हैं, उसका नंबर ज्यादा है। एक बर्ड्स के ऊपर टिक एंड माइट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे पैरासाइट हो सकते हैं, उसका नंबर और ज्यादा है। तो कैसा हो गया, इन्वर्टेड। कैसा हो गया हमारे पास, इन्वर्टेड। तो ये वाली चीज सही है। अब यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड यूजुअली अपराइट, नहीं, वो पॉन्ड में बायोमास का क्या होता है, इन्वर्टेड। पॉन्ड में बायोमास का क्या होता है हमारे पास, इन्वर्टेड। ये बात क्लियर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो थर्ड वाला क्या है हमारे पास, गलत है। ठीक है, ये कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, जबकि इसमें क्या लिखा है, अपराइट। इसलिए आपको याद रखना। अब इसका अगर रीजन समझना है तो सिंपली समझो भाई, फाइटोप्लैंक्टन का नो डाउट नंबर बहुत ज्यादा है, बट फाइटोप्लैंक्टन जो दिखाई तक नहीं देता है उसका नाम बायोमास कितना ही होगा। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा हो जाता है प्रोड्यूसर का संख्या, क्योंकि बायोमास देखना है, नंबर नहीं देखना था। नंबर देखते तो नो डाउट ज्यादा होता है, बट नंबर फिर उसको खाने वाली कौन से होंगी, जू प्लैंक्टन, उनका नंबर उनका बायोमास थोड़ा सा ज्यादा होगा। उनको खाने वाले स्मॉल फिशेज, और 100,000 स्मॉल फिश के बराबर एक बड़ी शार्क है, शार्क तो नहीं आएगा पॉन्ड में, मतलब एक बिग मछली आ जाएगा जिसका वेट बायोमास बहुत ज्यादा है। तो इस केस में भी हमारे पास क्या होता है, इन्वर्टेड, जो कि यहाँ पे क्या लिखा है, अपराइट। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला दूसरा चौथा, तो ऑप्शन इज करेक्ट। ये बात क्लियर है सभी को। दीज आर द बेसिक्स क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट के फॉर्म में था, इस वजह से लोगों का गलत हुआ होगा या फिर लोग स्किप कर दिए होंगे। अभी आ जाएगा नेक्स्ट, कंसर्निंग बायोडाइवर्सिटी वैल्यू, प्रोडक्टिव यूज। बायोडाइवर्सिटी का वैल्यू से ये क्वेश्चन है हमारे पास। बायोडाइवर्सिटी किस लिए प्रोटेक्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन से क्या होता है, उन सभी चीज को हम लोग यहाँ पे देखना है। सिंपली हमारे पास क्या है, प्रोडक्टिव यूज ऑफ वैल्यू इंडिकेट्स टिम्बर एंड मेडिसिनल प्लांट, ये भी सही है। इकोसिस्टम सर्विस लाइक पॉल्यूशन हैव इनडायरेक्ट यूज वैल्यू, ये भी बात सही है। एस्थेटिक वैल्यू इज ए नॉन कंजप्टिव यूज वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू इज नॉन कंजप्टिव यूज वैल्यू। हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हमारे पास सही है। ये कैसा होता है हमारे पास, नॉन कंजप्टिव यूज। एस्थेटिक वाइब्स लेना, रिक्रिएशन करना, ये सब कहाँ पे एस्थेटिक
दैट इज ये भी स्टेटमेंट सही है। फॉल्स क्या है भाई? तो बायोडाइवर्सिटी हैज नो इंट्रिंसिक, गलत भाई, वैल्यू है, बायोडाइवर्सिटी हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, आर का वैल्यू होता है, तो ये स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत था। तो तीसरा चौथा जहां पे वो गलत हो गया, जब ये गलत हो गया, ये गलत हो, तो कौन सा हो गया? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, अबाउट न्यूक्लियर पॉल्यूशन, अल्फा पार्टिकल हैव द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, थोड़ा सा केमिस्ट्री लिंक हो गया, बट आपको याद रखना है अल्फा पार्टिकल्स हैव द लोवेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, यही गलत था बस। ये क्या था? लोवेस्ट, नॉट हाईएस्ट। रेडॉन इज नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव गैस, ये हमारे पास क्या है? सही है। न्यूक्लियर वेस्ट रिमेन्स हजार्डियस ऑफ द 1000, ये भी सही है। सोमेटिक डैमेज रेफर टू द जेनेटिक म्यूटेशन पासेज ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, सोमेटिक डैमेज रेफर्स टू द जेनेटिक म्यूटेशन पासेज टू ऑफ स्प्रिंग। अब यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट समझो, ये वाला भी स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। हमें पता है भाई सोमेटिक डैमेज, सोमेटिक चेंज नेक्स्ट जनरेशन में जाता ही नहीं है, तो पहला भी गलत है और चौथा भी गलत है। कौन कौन सा सही है? दूसरा एंड तीसरा, ये बात क्लियर। सोमेटिक चेंज नहीं होता जनरेटिव सेल में, जब तक चेंज नहीं होगा तब तक वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। क्लियर है सभी को यहां तक? नेक्स्ट, रिगार्डिंग पॉपुलेशन डिम्स, रिगार्डिंग द पॉपुलेशन डिम्स। पहली बात तो ये डिम्स क्या होता है यही समझो। डिम्स का मतलब होता है, मान लो कि कोई एक एरिया है, इकोसिस्टम है, वहां पे एक ही स्पीसीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही स्पीसीज, मान लो ये स्पीसीज इकट्ठा होकर यहाँ पर रह रहा है, बट कुछ स्पीसीज का मन किया मैं उठ के यहाँ पे चला गया और यहाँ पे एक अपना, बट स्पीसीज आर द सेम, बट स्पीसीज आर द सेम, तो वैसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं? डीम्स बोलते हैं। और वो डीम्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो डीम्स आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। वही चीज है हमारे पास, डीम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा है हमारे पास। तो एडी में जो लोकल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन सही है, वहां पे जाके इंटरब्रीड कर सकते हैं। डीम्स आर जेनेटिकली मोर यूनिफॉर्म देन द स्पीसीज एज ए होल, डीम्स आर जेनेटिकली क्या होता है? मोर यूनिफॉर्म। तो ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से समझना, 19, ये डीम्स जेनेटिकली डिस्टिंक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहां पे आपको ध्यान रखना है, डीम्स आर जेनेटिकली मोर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो भी सकता है और यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकता है भाई, एक तरीके से भी रह सकता है, एक पर्टिकुलर जोन में भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता, उसकी इच्छा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आइसोलेशन ऑफ डीम्स कैन लीड टू द स्पीसीशन, ये बात सही है, हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे जब इकट्ठा हुआ तो यहाँ से एक नया स्पीसीज बना ले, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हो जाए। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास सही हो गया? थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट। चौथा क्या हमारे पास? ए डीम इज द सेम एज ए कम्युनिटी, गलत। मैंने अभी बताया डीम क्या होता है? एक ही स्पीसीज, तो कम्युनिटी का कोई बात ही नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो कौन कौन सा गलत होगा? दूसरा एंड चौथा और रॉन्ग, दूसरा एंड चौथा और रॉन्ग। तो कौन कौन सही है? फर्स्ट एंड थर्ड, ये बात क्लियर। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंसर्निंग सक्सेशन मैकेनिज्म, सक्सेशन के बहुत सारे मैकेनिज्म था, उससे ही हमारे पास क्वेश्चन है, और बट ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ स्टेप्स आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, बेयर न्यूड रॉक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, चीजें आएंगी, जैसे मिट्टी आएगा, पानी आएगा, तो माइग्रेशन होगा, फिर इकेसिस होगा। इकेसिस का मतलब होता है सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट, और सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट हम लोग तब मानेंगे जब वो रिप्रोड्यूस कर सके, जब वो क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। जब तक नहीं करेगा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। फिर इकेसिस होगा, फिर वहां पे प्रोड्यूस होगा, फिर सर्वाइवल और फिटनेस होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर उसके बाद जो बचेगा वो नया, जो बचेगा वो रिप्रोड्यूस करेगा और इकट्ठा हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या बन जाएगा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जहां पे पी बाई आर का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। पी बाई आर का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर। उसी के सापेक्ष में एक क्वेश्चन है, न्यूडेशन इज द क्रिएशन ऑफ द बेयर एरिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। न्यूडेशन क्या होता है? जहां पे हमारे पास कुछ है ही नहीं, जहां पे हमारे पास क्या है, कुछ है ही नहीं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बेयर एरिया, सही है। दूसरा क्या हमारे पास, इकेसिस इज द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पायोनियर स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज, चाहे लाइकेन आ रहा है, चाहे ब्राइफाइट आ रहा है, टेरिडोफाइट आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो जब तक सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट तभी मानते हैं जब वो रिप्रोड्यूस ना कर रहे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है हमारे पास। तीसरा, रिएक्शन इज द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द एनवायरमेंट, रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, कि वही जब नंबर बढ़ेगा तो आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, कंपटीशन होगा, उसके बाद जो कुछ भी बचेगा वो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, सक्सेशन में। ये स्टेटमेंट भी क्या सही हो गया। स्टेबलाइजेशन इज द फाइनल स्टेज रिजल्टिंग इन ए क्लाइमेक्स, स्टेबलाइजेशन इज द फाइनल स्टेज, इसको आपको ध्यान से समझना है हमारे पास। तो ये भी क्या होता है, फाइनल स्टेप, स्टेबलाइजेशन होकर क्या बना लेता है, क्लाइमेक्स। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी आता करेक्ट, सभी के सभी सही है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21, अबाउट एक्वेटिक इकोसिस्टम, अबाउट एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम हमारे पास
पहले इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। नेचुरल भी हमारे पास क्या होता है? एक टेरेस्ट्रियल, एक होता है एक्वेटिक। यहाँ पे एक्वेटिक की बात की, एक्वेटिक भी दो टाइप का होता है, एक होता है लेंटिक और दूसरा होता है लॉटिक। दूसरा क्या होता है? लॉटिक। लेंटिक का मतलब होता है स्टैग्नेंट और लॉटिक का मतलब होता है रनिंग वाटर। तो उसी से लेंटिक इकोसिस्टम इंक्लूड रिवर एंड स्ट्रीम्स, ये बात सही है। लेंटिक सॉरी गलत हो गया, क्योंकि लेंटिक क्या होता है हमारे पास? स्टैग्नेंट होता है, जैसे पॉन्ड एंड लेक। ये स्टेटमेंट गलत। लॉटिक इकोसिस्टम इंक्लूड लेक्स एंड पॉन्ड, ये भी गलत। यहाँ पे उल्टा लिख दिया, दोनों क्या लिख दिया? उल्टा लिख दिया। नेक्स्ट, द लिटोरल जोन इज द शैलो वाटर एरिया नियर द शोर, ये बात सही है। द बेंटिक जोन इज द बॉटम मोस्ट, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे भी एक चीज अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आप समझ पाओ तो समझ में आ जाएगा सभी को। लाइक दिस, इसमें हो क्या रहा है? सिंपली हमारे पास अगर एक्वेटिक सिस्टम है, इस तरीके से मैंने एक्वेटिक इकोसिस्टम बना दिया। अब यहाँ पे मैंने पानी बना दिया, तो जो सबसे ऊपर वाला जोन दिखाई दे रहा है सीशोर पे, इसको हम लोग बोलते हैं लिटोरल। क्या बोलते हैं इसको? लिटोरल। बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्नेटिक। क्या बोलते हैं इसको? लिम्नेटिक। और जो नीचे वाले होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीचे वाले जोन को दिस इज नोन एज बेंथिक। क्या बोलते हैं इसको? बेंथिक। लिटोरल में जनरली जू प्लैंक्टोन या फाइटोप्लैंक्टोन यानी प्लैंक्टोन रहते हैं। इसमें क्या रहता है? नेक्टोन। इसमें क्या रहता है? नेक्टोन। एक और चीज होता है, यहाँ पे सनलाइट का कॉन्सेप्ट याद रख लो। जिस पॉइंट के बाद सनलाइट नहीं पहुंच रहा है, वैसे पॉइंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेक में पॉसिबल है, जैसे नैनीताल लेक, वहां पे लाइट जा ही नहीं सकता देर तक। तो यानी जिस पॉइंट के पास लाइट नहीं जाता उसको हम लोग बोलते हैं एफोटिक जोन। क्या बोलते हैं इसको? एफोटिक जोन। वहां पे लाइट जा ही नहीं सकता, लेकिन जिस पॉइंट के बाद से नहीं जा रहा है, मान लो दिस इज अ पॉइंट, इसके आगे पेनिट्रेट नहीं कर रहा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉम्पनसेशन जोन या प्रोफंडल जोन। क्या बोलते हैं? कंपनसेशन और प्रोफंडल जोन। अब ये चीज आप लॉजिकली देखोगे तो पॉन्ड में पॉसिबल नहीं है, पॉन्ड का डेप्थ ही इतना नहीं होता भाई, पॉन्ड में लाइट डायरेक्ट बॉटम तक जा सकता है। तो जनरली ये वाला जो एफोटिक वाला सिनारियो है, लेक के लिए पॉसिबल है या फिर कहाँ के लिए? ओशियन के लिए पॉसिबल है। किसके लिए? ओशियन या फिर आप सी के लिए पॉसिबल है, बट पॉन्ड के लिए पॉसिबल नहीं है। बट पढ़ते हैं एक ही साथ है, इसलिए यहाँ एक ही डायग्राम में सब कुछ देख लेते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था? ये तो हो ही गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारे पास क्या हो गया? तीसरा एंड चौथा। लिटोरल जोन क्या है? चलो ये सही है, ये भी सही है। तो तीसरा एंड चौथा कहाँ गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 रिगार्डिंग कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन। कौन कौन से कॉज है इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये सबसे प्राइमरी का। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सोटिक। इसी को क्या बोल सकते हैं? इन्वेसिव, ये सब बोल सकते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर द कॉमर्शियल गेन, ये भी, इससे भी क्या होता है? डैमेज होता है। क्लाइमेट चेंज इज द नेग्लिजिबल, गलत भाई, ये तीनों सही है। क्लाइमेट भी फर्क डालता है, क्लाइमेट भी क्या करता है? फर्क डालता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, पहला दूसरा एंड तीसरा, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट कंसर्निंग नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन डेसिबल में मेजर करते हैं, ये भी सही है। परसिस्टेंट नॉइज कैन कॉज द हाइपरटेंशन, हियरिंग लॉस, ये क्या हमारे पास? बिल्कुल सही है। हाइपरटेंशन भी हो सकता है और हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 80 dB इज द थ्रेशोल्ड फॉर द फिजिकल पेन, गलत। नहीं, बहुत ज्यादा होना चाहिए, 120 से ऊपर होना चाहिए। ये बात है, पेन होने के लिए हमारे पास कितना? 120 से ऊपर होना चाहिए। 80 dB तो अलाउ होता है, कई बार घर में लोग चिल्ला के 80 dB कर देते हैं, तो दिस वन इज द रॉन्ग। नॉइज पॉल्यूशन अफेक्ट एनिमल माइग्रेशन एंड कम्युनिकेशन, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर हुआ तो ओबीसी बात है, वो शांति वाले एरिया में जाना चाहेगा। तो पहला, दूसरा एंड फोर्थ आर करेक्ट, थर्ड वन रॉन्ग, ऑप्शन इज द करेक्ट। Question number 24 about food waves. Food waves provide the alternative pathway of the energy flow. Complexity of the food wave increase the ecosystem stability. A food wave is a collection of interconnected food chain. ये भी सही है। Every species a wave occupies only one trophic level. Only one trophic level. अब यहाँ पे ध्यान समझिए, ये गलत हो गया। Only one trophic level हो ही नहीं सकता है वेव में। वेव का मतलब क्या होता है? मल्टीपल फूड चेन काम करता है, मल्टीपल फूड चेन मिलके ही बनाता है फूड वेव। तो यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही था। तो कौन सा हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? 25। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास? 25 देखते हैं हम लोग। कार्बन साइकिल के रिगार्डिंग, जितने भी साइकिल है, आपको तो साइकिल पूरा लर्न कर लेने हैं। जितने भी साइकिल है, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत ही इकोलॉजी और इवोल्यूशन में ना कुछ स्पेसिफिक चीज पढ़ के आप आराम से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। इजी टॉपिक से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बस। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 क्या हमारे पास? ओशियंस आर द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक कार्बन। ओशियन आर द लार्जेस्ट, ये क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओशियन लार्जेस्ट रिजर्वायर होता है किसका? इन ऑर्गेनिक कार्बन का। नेक्स्ट, वोल्केनिज्म इन द नेचुरल
सोर्स ऑफ CO2, ऑब्वियस ही बात है, वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है। तीसरा हमारे पास डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2 इन द, गलत भाई, फॉरेस्टेशन से इंक्रीज होगा, डिक्रीज क्यों होगा? ये कार्बन इज सिक्वेस्ट्रेटेड इन द फॉसिल फ्यूल, क्या होता है हमारे पास, सिक्वेस्ट्रेटेड इन द फॉसिल फ्यूल, ये बात क्या हमारे पास सत्य है, उसमें फिक्स होता है कार्बन, किसमें, फॉसिल फ्यूल में, जैसे कोयला, जैसे आप लकड़ी का कोयला या फिर नेचुरल कोयला, हालांकि वो भी मोस्टली कोयला पिट मॉस उसी से बनता है, बट क्या है हमारे पास, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो तीसरा वाला गलत है, तो पहला, दूसरा एंड चौथा करेक्ट। अब क्वेश्चन करोगे, समझाने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, जो स्टेटमेंट सीधे ऑप्शन एलिमिनेट करो और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। कई बार एक से ही क्वेश्चन हो जाता है, जब ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमें पहले से पता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, कंसर्निंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, कंसर्निंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी मैंने बता दिया। नेटिलिटी इज द बर्थ रेट, सही है। मोटिलिटी इज द डेथ रेट, ये सही है। एज स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी बात सही है। एज स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि फ्यूचर में हमारे पास पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा या बढ़ेगा। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन का एक ग्राफ पढ़ना होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है, एक होता है अर्न शेप और एक होता है हमारे पास ये बेल शेप, एक होता है अर्न शेप, सुराही की तरह, लाइक दिस अर्न शेप। एक क्या होता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल, ये किसका है, एक्सपोनेंशियल। ये क्या होता है, स्टेबलाइजिंग। ये क्या होता है, डिक्लाइनिंग। तो यही वाला चीज बताया, एज स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द, ये बात सही है। बायोटिक पोटेंशियल इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज अंडर द आइडियल कंडीशन, अंडर द आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास बायोटिक पोटेंशियल क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, बट आइडियल कंडीशन होता नहीं है, बट यहाँ पे कंडीशन लगाया अंडर द आइडियल कंडीशन, तो सही है। अगर ये आइडियल कंडीशन नहीं लिखता तो गलत हो जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंट है, आपस में लड़ाई करेंगे, कंपटीशन करेंगे, ये बायोटिक फैक्टर है, बट यहाँ पे लिख दिया आइडियल कंडीशन, इस वजह से ये स्टेटमेंट सही है, तो सारे के सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का डी। नेक्स्ट 27, अबाउट सक्सेशन टाइप्स। सक्सेशन कई टाइप का होता है, एक होता है ऑटोजेनिक, एक होता है एलोजेनिक। ऑटोजेनिक का मतलब खुद से, ऑटोजेनिक का मतलब क्या होता है, खुद से, ड्रिवन बाय द बायोटिक फैक्टर्स ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स, तो मैंने बताया सही है। एलोजेनिक का मतलब होता है एक्सटर्नल, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, और यहाँ पे प्राइमरली एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर। तो कहाँ लिखा है, एलोजेनिक सक्सेशन इज ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल बायोटिक, ये भी बात क्या हो गया सही। तीसरा, ए ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन इज बिगिन ए मीडियम रिच ऑर्गेनिक मैटर। ऑटोट्रॉफिक बोला है, कौन सा बोला है, ऑटोट्रॉफिक। भाई ऑटोट्रॉफिक हमारे पास स्टार्ट, कभी भी ध्यान रखना, ऑर्गेनिक बढ़िया मीडियम से स्टार्ट नहीं होता है, बेयर रॉक से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, बेयर रॉक। भाई रॉक पे कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक कहां से ला दोगे। तो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन बिगिन से मीडियम रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, तो गलत, पहले इनऑर्गेनिक आएगा, पहले इनऑर्गेनिक आएगा, इनऑर्गेनिक के बाद छोटे मोटे कंपाउंड बनेंगे, फिर ऑर्गेनिक मीडियम बनेगा। तो यही स्टेटमेंट था गलत वाला, और ये जनरली गलत नहीं लगता है, इस वजह से ऑल ऑफ द एबव मार के आ जाओगे, क्वेश्चन हो गया गलत। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द फॉल्स। नेक्स्ट, हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन बिगिन इन द इनऑर्गेनिक, उल्टा लिख दिया है। हेटरोट्रॉपिक बिगिन हमारे पास कहां से बिगिन होता है, तो ये चीज याद रखना, ऑर्गेनिक मीडियम से। क्या होता है, ऑर्गेनिक मीडियम, क्योंकि उसी को खाता है ना, जो भी कीमो हेटरोट्रॉप्स है ऑर्गेनिक मीडियम को यूज करेगा एज ए एनर्जी सोर्स। तो ये भी गलत होगा, उल्टा लिख दिया था, बस यहाँ पे इनऑर्गेनिक लिखना था और यहाँ पे ऑर्गेनिक लिखना था, ठीक है बस। तो दो तो गलत हो गए, तो पहला दूसरा करेक्ट, ऑप्शन नहीं देख रहे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर क्या है, 28। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी अकर्स विद इन द स्पीसीज। जेनेटिक डाइवर्सिटी अकर्स विद इन स्पीसीज। स्पीसीज डाइवर्सिटी रेफर्स, हमारे पास लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, किसका, हमारे पास लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी का ये क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, किसी एक स्पीसीज की बात कर रहे हो, एक स्पीसीज के अंदर क्या उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसी डाइवर्सिटी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्पीसीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू ए वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन ए रीजन, यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी किसको बताता है, कि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज के डाइवर्सिटी को कंपेयर करना, दैट इज नोन एज स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या होता है कि डिफरेंट इकोसिस्टम का देखना है, जैसे कि एक्वेटिक हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, इन सभी को कंपेयर करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एक इजी सा क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक आता है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके अंदर का है। तीनों स्टेटमेंट सही है। अब इस लेवल के अलावा कुछ हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का तरीका होता है, जैसे एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। तो इसको मैं बता देता हूँ, अल्फा, बीटा और गामा बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो एक सिंगल, जैसे आप मान लो कि अभी आप जितने लोग भी हो, अगर मैं आप चारों में कंपेयर करूं, माने दिस क्लास को कंपेयर करूं, तो दैट इज नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी।
यानी किसी एक इकोसिस्टम में कंपेयर करूं तो बोलूंगा अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बट आपका क्लास और कोई क्लास बी है उसको कंपेयर करूं तो दैट इज अ बीटा डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम में क्या हो गया, एक इकोसिस्टम और बी इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच में कंपेयर करूं तो क्या हो गया हमारे पास बीटा डाइवर्सिटी। और मैं बोलूं कि उत्तराखंड में जितने भी तैयारी कर रहे हैं सबको कंपेयर कर लूं तो दैट इज द गामा डाइवर्सिटी। उसी तरीके से बहुत सारे इकोसिस्टम को मिला दूं तो दैट इज अ गामा। लार्ज स्केल पे ये क्या होता है, लार्ज स्केल। यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से अधिक, यहाँ पे क्या होता है किसी एक इकोसिस्टम का। तो जब एक इकोसिस्टम का होगा तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। तो क्या लिखा है, डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम विच इज करेक्ट। अल्फा डाइवर्सिटी तो ये गलत हो गया ना, अल्फा डाइवर्सिटी मैंने क्या बोला, विद इन द कम्युनिटी, विद इन द कम्युनिटी, यानी कि एक इकोसिस्टम के अंदर देखना था, अलग अलग नहीं। ये क्या बोल रहा है, बिटवीन डिफरेंट, गलत, यानी किसको बता रहा था, बीटा को बता रहा था, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 28 का कौन कौन सा सही है हमारे पास, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल मिटिगेशन, यानी कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम चीजें यूज करते हैं। मिटिगेशन का मतलब उसको सही करने का तरीका। स्क्रबर और रिमूव एसिड, ये भी बात सही है। कैटालिटिक कन्वर्टर, जो आपको कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत एक कॉस्टली डिवाइस होता है जो मोस्ट ऑफ व्हीकल्स में लगे होते हैं, इसी वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत कॉस्टली आता है। जो रिलीज होता है ना इंजन पेट्रोल के कंबसन के बाद, कम से कम पॉल्यूटेंट जाए नेचर में तो उसको रोका जाता है। तो ये भी रिड्यूस इनोक्सस व्हीकल एमिशन, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, रिड्यूस करता है। ये बहुत कॉस्टली आता है, आधा समझ लो कि 1-2 लाख तो इसी का प्राइस होता है अगर कार में देखोगे तो। दैट इज द सेकंड। तीसरा क्या होता है, इसीलिए BS6 कॉस्टली मिलेगा, BS जितने BS बढ़ेगा उतना ही ज्यादा कॉस्टली होता जाएगा क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर की क्वालिटी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मिटिगेशन स्ट्रेटजी वाटर पॉल्यूशन। ये अब यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट, ये भी क्या हमारे पास, दैट इज रेन वाटर की बात कर रहा है। ये हमारे पास वाटर स्कार्सिटी को बचाता है भाई, पॉल्यूशन से इसे कोई लेना देना नहीं है, पॉल्यूशन मिटिगेशन का प्रोसेस नहीं है, ये वाटर को रीस्टोरेशन करने का टेक्निक है, वाटर को रीस्टोरेशन करने का टेक्निक है, जबकि वाटर पॉल्यूशन से प्रिवेंशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एफॉरेस्टेशन हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, फॉरेस्ट लगाना। डिफॉरेस्ट का मतलब फॉरेस्ट उखाड़ना। तो ऑब्वियसली बात, जब फॉरेस्ट लगाएंगे तो CO2 को फिक्स करेगा क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी स्टेटमेंट भी सही है। तो तीसरा गलत हो गया, तो पहला दूसरा चौथा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारे पास, एक, हाँ, फिर से इकोसिस्टम फंक्शन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज एसेंशियल इकोसिस्टम फंक्शन, बिल्कुल सही है, अगर ये नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा। दूसरा, एनर्जी फ्लो इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ, ये भी सही है, एनर्जी जाएगा तभी पॉसिबल है। तीसरा, इकोसिस्टम है सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, ये भी बात सही है, इकोसिस्टम खुद ही अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, जब तक मानव ऐसा खराब इंसान ना आ जाए जो उसको खराब ना करते, तब तक इकोसिस्टम खुद ही बैलेंस कर सकता है, खुद ही मारेगा, खुद ही सही करेगा। बट ह्यूमन थोड़ा एक्सेप्शनल काम कर देता है, तो ये तीनों सही है। प्रोडक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन, प्रोडक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन, ये भी सही है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये जो भी हमारे पास एनर्जी का सोर्स बनाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये भी बात सही है कि कितना बना रहा है, कितना एनर्जी इकट्ठा कर रहा है, तो ऑल आर करेक्ट, तो ऑल ऑफ द अबव। अब इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। व्हाट इज द इकोलॉजिकल निके ऑफ द स्पीसीज, जैसे आप अपने घर पे रह रहे हो तो घर आपका निके है, बट आप घर से कहीं रूम लेकर रहो तो वो निके नहीं है, क्योंकि घर में आप स्ट्रक्चरली फंक्शनली अच्छे तरीके से रह सकते हो, किसी चीज का दिक्कत नहीं है, खाने पीने रहने प्रोटेक्शन A to Z। तो उसी तरीके से हैबिटेट और निके में अंतर होता है। तो निके वो एरिया होता है जहां पे स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, रिप्रोडक्टिवली हर तरीके से आप अच्छे हो, मस्त तरीके से जी रहो, तो उसको बोलते हैं निके। तो सिंपल है हमारे पास, द फिजिकल स्पेस गलत, ये हैबिटेट होता है, हैबिटेट कुछ भी हो सकता है, जहां पर रह रहे हो वो हैबिटेट कहलाएगा। द फंक्शनल रोल पोजीशन ऑफ द कम्युनिटी, ये बात सही है। जियोग्राफिक, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बी इज द करेक्ट। लेकिन इन द फास्फोरस साइकिल, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस साइकिल में प्राइमरी सोर्स क्या होता है, विदरिंग ऑफ रॉक्स, विदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक के टूटने से होता है, ये वाटर बॉडी में नहीं होता है, सभी जगहों पे नहीं पाया जाता। प्राइमरली क्या होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि वाटर में नहीं पाया जाएगा, वहां पे पाया जाएगा, बट इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, रॉक के टूटने से। जब फास्फोरस साइकिल पढ़ोगे तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, दैट इज द विदरिंग ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास, विच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कंजर्वेशन नाइट्राइट टू नाइट्रेट, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है नाइट्राइट टू नाइट्रेट। पहली बात तो ये याद रखना, नाइट्राइट क्या होता है, NO2 माइनस, क्या होता है हमारे पास, NO2 माइनस, और नाइट्रेट क्या होता है, NO3 माइनस। इसको जो कन्वर्ट करता है, ध्यान रखना, नाइट्रोबैक्टर, क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर। सब ये काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में अलग अलग, बट इसको कन्वर्ट करने वाला कौन सा है, नाइट्रोबैक्टर। जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ाया जाएगा डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द एज इफेक्ट रेफर्स टू, द एज इफेक्ट फिर से आ गई है।
increase diversity at the boundary of two communities, decrease diversity of the ये extinction of species at periphery of forest, the movement of species towards the center of biome पे क्यों आएगा। तो अब यहाँ पे देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखे थे, आप वहां से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 का ए क्या होता है, इंक्रीज डाइवर्सिटी। ये बात क्लियर है। 34 तो आप कर लिए ना खुद से। नेक्स्ट, विच पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड इन द एन इकोसिस्टम, तो अभी मैंने बताया था ऑलवेज अपराइट होता कौन सा एनर्जी का। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो 20C हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ए लेक विथ लो न्यूट्रिएंट लेवल्स एंड हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन, ए लेक विथ लो न्यूट्रिएंट्स लेवल एंड हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसको यहाँ पे ध्यान से समझना है। 36 का क्या हमारे पास, दैट इज द ओलिगोट्रॉपिक। देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, लो न्यूट्रिएंट लेवल। अगर यहीं पे लिख देता ना हाई न्यूट्रिएंट लेवल और लो डिजॉल्व ऑक्सीजन, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो ये बताता यूट्रॉफिक को। ये क्या होता है, ओलिगोट्रॉफिक। ये क्या होता है हमारे पास, ओलिगोट्रॉफिक। डिस्ट्रॉफिक पूरा खत्म हो गया, मेजोट्रॉफिक का मतलब बराबर बराबर, तो दिस इज द ओलिगोट्रॉफिक। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना था ताकि आप आराम से क्वेश्चन कर सको। द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज B-D, कितना बर्थ हो रहा है कितना डेथ हो रहा है, सिंपल, कितना बर्थ हो रहा है कितना डेथ हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट। हालांकि इस बर्थ और डेथ के लिए भी एबायोटिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, बट प्राइमरली क्या होगा, कितना बर्थ और कितना डेथ, दैट इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने ऑलरेडी बता दिया ओजोन, कोई जरूरत नहीं। अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी, तो 39 का ए, 39 का ए। तो आपने देखा जो ऊपर मैंने पढ़ाया वो एक तरीके से नोट्स हो गया, बाकी आप छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास द ट्रांजिशन फ्रॉम ए पॉन्ड टू द फॉरेस्ट, पॉन्ड से क्या बनाना है, फॉरेस्ट, थ्रू द सक्सेशन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, चाहे कुछ भी हो जाए, द ट्रांजिशन फ्रॉम पॉन्ड टू ए फॉरेस्ट, यानी एक्वेटिक मीडियम से फॉरेस्ट बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर नहीं भाई, हाइड्रोस्फीयर, क्या बोलेंगे, वाटर से बना। अगर ये किससे बनता, ड्राई एरिया से, तो उसको बोलते हैं जीरोसियर, क्या बोलेंगे उसको, जीरोसियर है, या जेरॉर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेरॉर्क, तो दैट इज अ हाइड्रोस्फीयर, सही है। ये हेलोसियर का मतलब क्या होता है हमारे पास, जिसमें सैलिनिटी ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिटू कंजर्वेशन मेथड, हमें पता है इन सिटू का मतलब उसके इनहेबिटेड, तो बायो रिजर्व, जू नहीं होता, सीड बैंक नहीं होता, बॉटनिकल गार्डन नहीं होता, ऊपर ही बताया अभी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू द अमोनिया, अब यहाँ पे ध्यान समझो, क्वेश्चन नंबर 42, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिफिकेशन। यानी उससे क्या होता है, अमोनिया बनाना है, किसी भी, चाहे N2 से बनाओ, चाहे नाइट्रेट से बनाओ, चाहे नाइट्रेट किसी भी तरीके से बनाओ, वो अगर अमोनिया में बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन मैंने बताया कि किसी भी कंपाउंड से, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आप नाइट्रोजन बनाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है हमारे पास, N2 को फिक्स करके कोई भी नाइट्रोजन का कंपाउंड बनाओ, उसको हम लोग बोल रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है हमारे पास, नाइट्रेट और नाइट्रेट वाला कन्वर्जन। तो ये नाइट्रोजन साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना था। मोस्ट ऑफ बेसिक चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द इविल क्वार्टेट ना, चार मेन क्वार्टेट होता है, चार मेन क्वार्टेट होता है। जैसे कि आपने किसी भी इकोसिस्टम को तोड़ दिया, बीच में रोड बना दिया, पहला, यानी कि ये हो गया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया, फिर तुमने डिफोरेस्टेशन कर दिया, फिर तुमने इन्वेसिव स्पीसीज को ला दिया। ये सब किस में आता है हमारे पास, इविल क्वार्टेट। इविल क्वार्टेट का मतलब होता है फोर ऐसे मेन कैरेक्टर जो मैंने अभी पीछे बताया, वो चारों कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन है, 4 विद द कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, नहीं भाई तुम तो बेकार कर रहे हो। फोर मेजर कॉज द बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसी को हम लोग बोलते हैं इविल क्वार्टेट। इविल का मतलब खराब, बुरा, दैत्य, इविल क्वार्टेट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये भी गलत है, ये भी गलत है। 43, ये बात क्लियर। नेक्स्ट 44 क्या है, व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। 44 का आप देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एनवायरमेंटल कैन सस्टेन मिनिमम, ये गलत हो गया। द बर्थ रेट, ये गलत हो गया। तो कौन सा 44 का क्या हो गया, ए, मैक्सिमम कैपेसिटी। नेक्स्ट, विच पॉल्यूटेंट कॉज द मिनीमाटा डिजीज, कौन सा पॉल्यूटेंट, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मरकरी। कौन सा होता है हमारे पास, मरकरी। ये आपको याद रखने वाला है, इसमें कुछ नहीं समझा सकता, आपको याद रखना है, मिनीमाटा डिजीज। ए डीम इज ए बेस्ट डिस्क्राइब, फिर से आ गया क्वेश्चन, ऊपर मैंने समझाया था। डीम क्या होता है हमारे पास, लोकल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। कहां गया, 46 का भी। तो ऊपर वाला जो है ना, एक तरीके से नोट की तरह आप यूज कर सकते हो, 46 का बी। नेक्स्ट हमारे पास 47, देखो यूट्रॉफिकेशन फिर से आ गया, कॉज प्राइमरी बाय द एक्सेस ऑफ, बाय द एक्सेस ऑफ, कौन बताएगा, मैं पूछ ही लेता हूं, एनीवन। 47 का क्या होगा,
47, विनीता, आशीष, शिल्पी। 47 आ गया आंसर, देखिए, वेरी गुड। क्या होगा हमारे पास? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, मैंने बोला था नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंपाउंड, वेरी गुड, सबका सही है। विच जोन इज ओशियन परमानेंटली डार्क, इसको भी बता देता हूँ परमानेंटली। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, मान लो ओशियन में अगर सनलाइट नीचे तक जाए, पहले बस ओशियन में जा ही नहीं सकता, बट मान लो ये एक एरिया है, इसके पास सनलाइट नहीं जा सकता, तो इस वाले जोन को बोलते हैं एफोटिक, जहां पे लाइट जा ही नहीं सकता। दिस फोटिक का मतलब होता है कुछ अमाउंट में, यानी इस वाले रेंज में हमारे पास क्या होता है, लाइट जा सकता है, जिसको बोलते हैं दिस फोटिक, यानी कि थोड़ा बहुत लाइट जा सकता है। और एक एरिया जहां पे यानी अप्रोक्स ये 200 मीटर का डेप्थ होता है, कितना? 200 मीटर का डेप्थ तक लाइट आराम से चला जाता है, इस जोन को हम लोग बोलते हैं ई फोटिक। क्या बोलते हैं? ई फोटिक। तो क्वेश्चन क्या दिया है? परमानेंटली डार्क मतलब लाइट जा ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, एफोटिक। और इंटरटाइडल क्या होता है? शोर होता है, मतलब किनारा, सी का किनारा इज नोन एज, दैट इज द इंटरटाइडल जोन, जहां पे ज्वार भाटा आता रहता है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, 48 का सी। 49 यहाँ पे देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल अप्रोक्सीमेटली, ये लिंडेमान वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, कितना जाता है? 10%। कितना जाता है? 10%। अच्छा, अभी सब लोग भी बोले तो वो तो सही है। 49 हमारे पास देखो, लिंडेमान ने क्या बोला था? 10% जाता था, 10% एनर्जी लो बोलते हैं, 10% एनर्जी लो। अगर इसी क्वेश्चन को टफ बनाए, पूछ सकता है कि बेस में हमारे पास 1000 किलो जूल है, तो टॉप पे कितना जाएगा, तो आप 10% कैलकुलेट कर सकते हो। इसका 10%, 100, उसका 10%, 10, और इसका 1, तो इस तरीके 1% इज द आंसर। कुछ भी डाटा लिख सकता है। विच रेडिएशन इज द मोस्ट एसोसिएटेड विद द डैमेज एंड स्किन कैंसर, खुद ही यूज करो। कौन है जो डैमेज कर सकता है स्किन कैंसर को? तो अब यहाँ पे ध्यान रखो, बच्चे मार के आ जाएंगे यूवीसी, बट मैंने अभी बताया, खैर यूवीसी ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो छोड़ो, ऑप्शन ही नहीं तो क्या करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूवीबी। यूवीसी आता ही नहीं अर्थ पे, ईवीसी पे अर्थ पे आता ही नहीं, क्योंकि उसको ओजोन रोक लेता है। तो सबसे खतरनाक यहाँ पे क्या होगा? अल्ट्रावायलेट बी, ईवीबी। ईवीबी और ईवीए आता है, जबकि सी ओजोन लेयर पूरी तरीके से उसको क्या करता है? एब्जॉर्व कर लेता है। नेक्स्ट, सक्सेशन डेट स्टार्ट फ्रॉम द बेयर रॉक, क्या बोलते हैं? बेयर रॉक से स्टार्ट होगा, मैंने अभी बताया, दैट इज द प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट, द टर्म इकोसिस्टम एजिटेंसले नीड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कोई फिक्स सोर्स नहीं है भाई, जैसे फैक्ट्री डिस्चार्ज फिक्स है, ये रिवर है, ये फैक्ट्री का आउटलेट है, तो हम इसको सही कर देंगे तो वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। चलो, सीवेज हमें पता है, ये भी नालियों से क्या हो रहा है, इसको सही कर देंगे तो वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। ऑयल टैंकर लीक, तो ये ऑयल टैंकर सब जगह पे नहीं है, ये आप यहाँ से ऑयल निकाल रहे हो, इस लीक को रोक देंगे, वाटर पॉल्यूशन नहीं। बट एग्रीकल्चर में कोई फिक्स सोर्स नहीं है, एग्रीकल्चर में तुम न्यूट्रिएंट पता नहीं पूरे खेत में डाल रहे हो, तो डेट इज ऑप्शन सी द करेक्ट। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था, एनालिटिकल क्वेश्चन था। ये बात क्लियर? 53 का सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट, species that have a disproportionately large effect on their environment relative to their abundance, abundance के अनुरूप, disproportionally एक होता है इनवर्सली, एक क्या है हमारे पास? disproportionally। तो इसका क्या हमारे पास? की स्टोन स्पीसीज, यानी कि अब इसको समझो, की स्टोन स्पीसीज क्या होता है? एरिया बहुत बड़ा है, अब इसमें इसका नंबर भी कम हो सकता है। मान लो कोई जगुआर है, जैसे जगुआर तो वैसे फ्लेक्सिबल स्पीसीज होता है, बट ये पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। टाइगर है, टाइगर हटाओगे तब सारे डियर का नंबर बढ़ जाएगा, डियर का नंबर बढ़ जाएगा तो बेचारे घास खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे डियर घास को खा लेंगे। तो वैसे स्पीसीज को की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। तो वही बोला है, स्पीसीज दैट हैव डिसप्रोपोर्शनली लार्ज इफेक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट रिलेटिव टू देयर अबाउंडेंस। टाइगर का अबाउंडेंस बहुत कम है, जगुआर का अबाउंडेंस बहुत कम है, लेकिन इसको तुमने हटा दिया ना तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो वैसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीसीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो फिर आ गया लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला 55। लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो कहाँ गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी एन बाई डी टी इक्वल टू द आर एन के एन माइनस एन अपॉन के। तो यही सेम चीज है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, ये आपको क्या है फॉर्मूला। अगर यही एक्सपोनेंशियल का पूछता तो डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन होता है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल और दिस इज द लॉजिस्टिक, क्योंकि लॉजिस्टिक में क्या आ जाता है? कैरिंग कैपेसिटी आ जाता है। क्या आ जाता है? कैरिंग कैपेसिटी। देखो बीटा डाइवर्सिटी फिर से आ गया, सेम ही कॉन्सेप्ट है। बीटा डाइवर्सिटी हमारे पास क्या होता है? दो के बीच में तुम कंपेयर करोगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बिटवीन टू हैबिटेट्स, या बिटवीन का मतलब होता है दो। अगर तुम बिटवीन वर्ड जोड़े मतलब दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो। अगर तुमने एमोंग जोड़ा
मतलब ढेर सारे को जोड़ रहे हो। ये तो इंग्लिश वाला चीज है, इतना पता होगा सभी को। नेक्स्ट, विच हैव हेवी मेटल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इटाई इटाई डिजीज, इसको भी याद रखना है। हमारे पास इटाई इटाई डिजीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एनीवन, कोई बताएगा? कैडमियम। ध्यान रखना, मरकरी और कैडमियम में कंफ्यूजन नहीं हुआ। मरकरी इज द दिस डिसऑर्डर एंड इटाई इटाई इज द हमारे पास कैडमियम। क्लियर है? द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू कॉलोनाइज ए बेयर रॉक कॉल्ड, यानी किसी भी बेयर रॉक में जो पहला स्पीसीज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दैट इज अ वेरी गुड आंसर, दैट इज अ पायोनियर स्पीसीज। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ट्रॉफिक लेवल पे उसका कंसेंट्रेशन बढ़ते जाता है, यानी कि टॉक्सिसिटी इन द अपर फूड चेन हमेशा बढ़ते जाएगा। मान लो ये प्रोड्यूसर था, ये प्राइमरी कंज्यूमर था, ये सेकेंडरी कंज्यूमर था, ये टर्सरी कंज्यूमर था, तो ऊपर की तरफ इसका क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन अप टू द फूड चेन, तो ये सही हो गया 59 का बी, 59 का बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, इनमें से कौन सा है जो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल है? फॉस्फोरस अभी देखे थे, नहीं है भाई, ये रॉक से निकल रहा था। कहां से निकल रहा था? रॉक से निकल रहा था। दूसरा हमारे पास कैल्शियम भी नहीं है, सल्फर भी जनरली नहीं पाया जाता है, तो हमारे पास कहोगे कार्बन। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 61, ए फूड वेव कंसिस्ट ऑफ, सिंपली समझना है, फूड वेव मैं बताऊं यूनिडायरेक्शनल, जनरली कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, और खास बात ये एक लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर। तो यहाँ पे 61 बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास। कैसा होता है? फूड चेन की बात कर रहा था मैं। चेन कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल और लीनियर। अब क्या होता है? डिफरेंट फूड चेन मिल जाता है एक साथ, तो मिल के क्या बनाता है? फूड वेव। क्या बनाता है? फूड वेव। तो उसी को क्या बोलते हैं? इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव। इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव। अब यहां पे ध्यान रखना, जो फूड चेन होता है, फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड, ये दोनों देखोगे फूड चेन को सपोर्ट करता है, फूड वेव को नहीं कर सकता। फूड वेव को कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी क्या बोलते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी को खाएगा, सेकेंडरी टर्सरी को खाएगा, जबकि ऐसे मर्जी है भाई, टॉप वाला प्राइमरी को खा ले, उसकी इच्छा। तो फूड वेव ज्यादा वैलिड होता है इकोसिस्टम में, बट पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? फूड चेन पढ़ते हैं और इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, नॉइज पॉल्यूशन से क्वेश्चन है, इजी सा। हमारे पास क्या है? नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल फॉर ह्यूमंस एबव, कहां से ज्यादा पेनफुल हो जाएगा? अभी मैंने बताया था, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन। तो 120 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए इतना, तो ऑप्शन सी द करेक्ट। ये दोनों तो अब नॉर्मल पंखा भी चलता है तो 40 डिग्री से अधिक आवाज देते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर, जेनेटिक डाइवर्सिटी किसके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आपको ध्यान से समझना। इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर इकोसिस्टम को सस्टेन करना है। तो यहाँ पे देखो, स्पीसीज एडेप्ट टू द चेंज इन्वायरमेंट, नहीं। इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन, और ऑप्शन डी एनर्जी फ्लो। तो 63 का क्या होगा हमारे पास? स्पीसीज टू एडेप्ट इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि उसको क्या करना है? एडेप्ट करना है। क्या करना है हमारे पास? एडेप्ट करना है, दैट इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जितना भी हमारे पास किसी भी इकोसिस्टम का डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज होगा और उसी को कहां पे लेके चलेगा? इक्विलिब्रियम में लेके पहुंचाएगा, तो उसी का एडेप्टेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नहीं। इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, नहीं। एनर्जी फ्लो, नहीं। 63 का क्या होगा हमारे पास? दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउ एडेप्टेशन को क्या करता है? अलाउ करता है। नेक्स्ट, द लेंटिक इकोसिस्टम, मैंने अभी बता दिया था ऊपर, लेंटिक का मतलब रुका हुआ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 64 का क्या हो गया? बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, कौन सा एक्स सिटू है? अब यहाँ पे एक्स सिटू पूछा, सेक्रेट ग्रुप इन सिटू था, क्रायो प्रिजर्वेशन एक्स सिटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू है, नेशनल पार्क इन सिटू है, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में होता है अप्रोक्स -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं? चीजों को प्रिजर्व करते हैं, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो दैट इज द क्रायो प्रिजर्वेशन। और ये एक एक्स सिटू है, इन सिटू नहीं है। अब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे देखो, इन एन इक्विटी सिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड, मैंने अभी बता दिया ऊपर, हमारे पास क्या ये स्टेटमेंट सही है। फाइटोप्लैंक्टन हैव द वेरी हाई टर्नओवर रेट एंड देयर स्टैंडिंग क्रॉप इज एनी स्मॉल कंपेयर्ड टू द क्रोमोसोम, ऑब्वियस बात ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 66 का ये भी सही है, उसका रीजन भी सही है, तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज अ मेजर ऑफ द बायोटिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉपुलेशन। 67, अब यहाँ पे ध्यान से, बायोटिक पोटेंशियल अंडर आइडियल कंडीशन हमारे पास क्या हो रहा है? सब कुछ देखोगे तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज अ मेजर ऑफ बायोटिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास? सही है। स्टेटमेंट क्या हमारे पास? सही है। दूसरा,
इट इज कैलकुलेटेड अंडर द कंडीशन वे रिसोर्स आर द स्ट्रिक्टली लिमिटेड। नहीं भाई, अनलिमिटेड। कैसा हम लोग मानेंगे? अनलिमिटेड। अगर तुमने यहाँ पे आइडियल कंडीशन माना है तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली लिमिटेड अंडर द कंपटीशन इज हाई। नहीं, फिर तुम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। किसके कंडीशन में देखना है? अनलिमिटेड। मान के चलेंगे जब इंट्रिंसिक रेट कर रहे हो तो हम फाइंड आउट कर रहा हूं तो मैं मान के चलूंगा कि कंडीशन कैसा है हमारे पास, उसको सफिशिएंट मिल रहा है। बैक्टीरिया को तुमने एक पेट्री डिश में ग्रो करा रहे हो तो मैं मान के चलूंगा कि उसके अंदर सफिशिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया कैसे ग्रो करेगा? उसको पढ़ने के लिए तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। जबकि सेकंड वाला क्या है हमारे पास? गलत। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली लिमिटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो? अनलिमिटेड। एंड कंपटीशन इज लेस। कंपटीशन ज्यादा होगा तो बचेगा ही नहीं, मर जाएगा। तो दैट इज द ए तो सही है और ये गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा फिर? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो कौन होगा? 67 का सी। नेक्स्ट, लाइकेन आर यूज्ड एज बायो इंडिकेटर। बिल्कुल सही है। SO2 को दिखाता है यानी सल्फर को। लाइकेन आर वेरी सेंसिटिव द हाई कॉन्सेंट कार्बन। गलत। कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं भाई। किसके लिए? SO2 के लिए। किसके लिए? SO2। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट। एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शन मैंने भी बताया, यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी लॉस्ट एज हीट बाय ऑर्गेनिज्म कांट बी रीयूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या हमारे पास? ये भी सही है। हीट में, या अगर यहाँ पे रेस्पिरेशन लिखता तो भी सही था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। तो हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर द रीजन विद द हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। मैंने अभी बताया। एंड हाई एंडेमिनिज्म, यानी कि ये क्या है हमारे पास? दिस इज द ट्रू। हॉटस्पॉट में क्या होता है? स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होता है। एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है? एक उसी पर्टिकुलर एरिया का। और हॉटस्पॉट क्या होगा? मान लो ये एक इकोसिस्टम है, अब यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज रह रहे हैं, पूरे जंगल में सब जगह रह रहे हैं, बट कोई एक एरिया है जहां पे स्पीसीज रिचनेस, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज बहुत ज्यादा था, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। जैसे हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट्स, ये सब क्या हमारे पास? हॉटस्पॉट है। कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे एक तो नंबर ज्यादा होता है, स्पीसीज रिचनेस होगा, और वहां पे क्या होता है? हाई एंडेमिज्म होता है। यानी कि उसी पर्टिकुलर एरिया का चीजें की बात करते हैं, दैट इज द हाई एंडेमिज्म। यानी कि दूसरे जगह पे नहीं जाते हैं, वो उसी एरिया में रह रहे हैं, वो वहां पे हाई एंडेमिज्म होता है, लो नहीं होता। क्या होता है? हाई होता है। तो ये क्या है? ससन सही है। चलो, ऑल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लोकेटेड। नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत जगह पे हमारे पास पाया जाता है, टेम्परेट में भी, ट्रॉपिक में भी, अलग अलग। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए सही है, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। 70 का कौन सा हो गया? सी। किसी को कोई दिक्कत? बताओ। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कहाँ तक करेंगे। 75 तक करेंगे, बाकी हम लोग कल कर लेंगे या फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं 75 तक। अब यहाँ पे देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम स्ट्रेटिफिकेशन को आपको यहाँ पे देखना है। इन टेम्परेट लेक्स थर्मल ओवरटर्न अकर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड ऑटम। ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ये जो रिमेनिंग 8-10 क्वेश्चन है, इट्स क्वाइट टफर साइड दिया है, तो आपको समझना है इस चीजों को क्या काम कर रहा है। इन टेम्परेट लेक्स थर्मल ओवरटर्न अकर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड ऑटोनम। ये स्टेटमेंट सही है। स्ट्रेटिफिकेशन की बात किया, मैंने अभी बताया था, ये एक्वेटिक की बात। स्ट्रेटिफिकेशन का सिंपली समझो, क्या होता है हमारे पास? कोई भी यहाँ पे चीजों का एक वर्टिकल चीजों को अंडरस्टैंड करना, वर्टिकल ग्रेडियंट को समझना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। अब इस चीज को आपको कहां पे देखना है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम मान लो ऐसे है और ये पानी कंटेंट है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेटिफिकेशन देखना है। तो इन टेम्परेट लेक्स थर्मल ओवरटर्न अकर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड ऑटम। तो टेम्परेचर का कहां पे होता है हमारे पास? स्प्रिंग सीजन और ऑटम में कम होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरह टेम्परेचर बढ़ता है, फिर गर्मी में और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द मेटालिम्नियन इज द लेयर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोस्ट रैपिड चेंज इन द टेम्परेचर। हाँ, जो मैंने बताया था ना, लिमनेटिक कंडीशन, यहाँ पे ना लाइट की वजह से बहुत फर्क पड़ता है टेम्परेचर में। अगर लाइट ज्यादा आएगा तो फर्क पड़ेगा, बेंथिक में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लाइट जा ही नहीं रहा है। यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। मोस्ट रैपिड चेंज इन टेम्परेचर, जैसे सनलाइट ज्यादा होगा भैया उसके अंदर चेंज होगा, सनलाइट कम होगा ठंडा हो जाएगा, सनलाइट ज्यादा होगा पानी गर्म हो जाएगा। तो ये क्या है? ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा वाला भी सही है। तीसरा कहां गया? मीरोमेटिक लेक्स आर दोज इन विच वाटर लेयर्स डू नॉट मिक्स थ्रू आउट द लेयर। ये भी क्या हमारे पास? सही है। इसमें क्या होता है?
थ्रू आउट द ईयर ये मिक्स ही नहीं होते। ऐसे लेक्स जिसके अंदर हमारे पास वाटर क्या होता है, मिक्स नहीं होता, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि स्टैग्नेंट होते हैं। लेक्स कैसा होता है, स्टैग्नेंट, स्प्रिंग नहीं है कि ऊपर से नीचे जा रहा हो तो वाटर मिक्स हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, अभी मैंने बताया था ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, ये वाला टर्म, लेक्स एग्जिबिट हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड लो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द हाइपोलिम्नियन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द रॉन्ग। हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी गलत, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन ये कुछ हद तक सही है, बट पूरी तरह से भी सही नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो चौथा गलत है। तो कौन कौन सा सही है, ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल के रिगार्डिंग करना है। तो फॉस्फोरस इज ऑफन द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट एज फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बात समझो, लिमिटिंग होता क्या है, लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लैकमैन, हालांकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए देते, बट ये टर्म हर जगह कहीं भी यूज होता है। लिमिटिंग का मतलब होता है कि वो चीज जो पूरे चीज को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप खाना खा रहे हो तो बढ़िया बढ़िया डिश है, सब कुछ बहुत सारा खाना है, बट उसमें एक गुलाब जामुन या आपका फेवरेट डिश रखा हुआ है, तो भाई सारे के मुकाबले ये फेवरेट डिश आप इसको लास्ट में बचा के खाते हो। तो यानी कि जो सबसे कम अमाउंट में है ना, वो काम करता है लिमिटिंग फैक्टर की तरह। सब काम करता है क्या, लिमिटिंग फैक्टर की तरह। तो फॉस्फोरस जनरली क्या होता है, सेडिमेंटेशन, मैंने अभी बताया। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में, चाहे फ्रेश वाटर चाहे कुछ भी हो, उस इकोसिस्टम में फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत कम है। तो जो सबसे कम होगा वही किसकी तरह काम करता है, लिमिटिंग फैक्टर की तरह। तो यहाँ पे फॉस्फोरस इज ऑफन द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट, माइकोराइजा इनहांस फॉस्फोरस अपटेक इन द प्लांट, बिल्कुल सही है। अब माइकोराइजा दो चीज ध्यान रखना, सिर्फ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। बहुत सारे ऐसे माइकोराइजा हैं जो फॉस्फोरस को अपटेक को इंक्रीज कर देते हैं। तो माइकोराइजा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और साथ में वाटर, तीनों को प्लांट ग्रो में हेल्प करता है। और फॉस्फोरस इज इसेंशियल, फॉस्फोरस इज इसेंशियल। जनरली लोग माइक्रोराइजा के सिर्फ रूट हेयर में वाटर को समझते हैं, वाटर के अलावा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को भी करता है, बट फॉस्फोरस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज आल्सो करेक्ट। मेरी बैटरी लो गई, चलो तो ये क्या होगा हमारे पास, सेकंड वाला भी सही है। अनलाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस कांट फिक्स from the atmosphere by the living organism, बिल्कुल। unlike नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस can't be fixed from the atmosphere by living, हाँ, क्योंकि ये सेडिमेंटेशन वाला होता है। कहां से होता है, सेडिमेंटेशन। ये बात ट्रांसफर हो सकता है बट ये फिक्स नहीं कर सकते, ये भी स्टेटमेंट सही है। एपेटाइट मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट द मेन रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इन द लिथोस्फीयर, मैंने भी बताया। पर रॉक क्या होता है, लिथोस्फीयर, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहां गया, ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव भी लिख लेते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये बात समझ में आया। ये सारे क्वेश्चन थोड़े से मतलब टफर तो नहीं बोलेंगे, मतलब लेंदी टाइप, कि जैसे एलटी में आ गया था तो इसलिए हमें सारा टाइप का क्वेश्चन करना है। कि ऐसा नहीं कि आपने देखा 30 क्वेश्चन डायरेक्टली था, कुछ क्वेश्चन क्या था, लंबे लंबे। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ेगा, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन। मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या है। तो दिस वन, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन, दो टाइप का हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी होता है। एक होता है आर और एक होता है के सिलेक्टेड। तो इसके कई टर्म होता है, आर सिलेक्टेड बोलो, के सिलेक्शन बोलो, आर सिलेक्टेड स्पीसीज बोलो, के सिलेक्टेड स्पीसीज बोलो, या रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी बोलो, सब एक ही चीज को बता रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो आर सिलेक्शन होता है और के सिलेक्शन होता है। आर सिलेक्शन आपको ध्यान से समझना हमारे पास कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ वो क्या करते हैं, एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, बट एक बार में ही वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बेबी प्रोड्यूस कर देते हैं, बहुत ज्यादा बेबी क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कभी भी करते रहते हैं रिप्रोडक्शन, और उनका नंबर क्या होता है हमारा कम, उनका नंबर क्या होता है हमारे पास बहुत ज्यादा कम होता है। क्या होता है हमारे पास, बहुत ज्यादा कम आपको देखने को मिलता है। तो उसी पे आपको ये क्वेश्चन है, तो जहां पे आपको समझना है, यानी कि जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं ये हमारे पास बहुत ही नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, बट एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं। जबकि के सिलेक्टेड वाले क्या है, वो एक बार करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब मर्जी वो तब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बट क्या होगा वहां पे, इंडिविजुअल का नंबर क्या होता है, कम होता है, जैसे ह्यूमन, जैसे बर्ड्स। जबकि आर सिलेक्टेड वाले कौन से, फिशेज हो गए, पॉलन ग्रेन हो गया, भाई मिलियंस में निकलता है पॉलन ग्रेन, इवन हजारों में बर्ड्स बोल रहा हूँ, फिशेज क्या एक दे सकती हैं। तो वो किसको सपोर्ट करते हैं, आर वाले। किसको सपोर्ट करते हैं, आर सिलेक्टेड स्पीसीज को। अब उस केस में हमारे पास जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं ये
अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट इनका होता है। कैसा होता है? अनप्रेडिक्टेबल। जबकि के वाले क्या होता है हमारे पास? एक डिस्टिंक्ट फैक्टर, एक पर्टिकुलर एरिया, उसको हम लोग क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत क्वेश्चन ना टफ है, मल्टीपल चीज को लेके एक क्वेश्चन बना है। एक और चीज आता है सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है? तो आपको मैं यहाँ पे समझा दूं, ये 3 तरीके का कर्व होता है, इस तरीके के, एक इस तरीके के, इस तरीके के। तो इन तीनों को सबको मिला के हमारे पास एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन और सर्वाइवरशिप कर्व, तो एक टॉपिक है जो कि बहुत लंबा है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इट्स टेक्स मच मोर टाइम। तो जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें के अंदर क्या। आर सिलेक्शन में आपको याद रखना था क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे नंबर क्या होता है? एक बार रिप्रोड्यूस करेगा, बट बेबी क्या होगा? बहुत ज्यादा। बेबी क्या होगा? बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। और इसका बेबी कैसा होगा? स्मॉल साइज। कैसा होगा? स्मॉल साइज, बट नंबर क्या होगा? इंक्रीज। यहाँ पे क्या होगा? मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर सकता है, बट इसका बेबी क्या होगा? एक या दो, एक से लेकर दो, तीन, चार, कुछ भी हो सकता है, बट ये कई बार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज था आपको यहाँ का। और सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है हमारे पास? 10 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन सा होता है हमारे पास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन था। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं आर और के लिए। पहला है हमारे पास, आर सिलेक्टेड स्पीसीज कॉमनली फाउंड इन द अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि वो फिक्स इन्वायरमेंट में नहीं रहते, इसी वजह से वो लार्ज नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। अगर कुछ मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ तो जिंदा बच जाएंगे। तो ये सही है। के सिलेक्टेड स्पीसीज रेगुलेटरी मेनली बाय द डेंसिटी डिपेंडेंट। ये क्या होता है हमारे पास? डेंसिटी डिपेंडेंट पे होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, वो भी सही है। टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व कैरेक्टरिस्टिक आर स्ट्रेटजी, यानी कि आर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जो एक बार में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस तो करते हैं। तो इस ग्राफ में देखोगे ना, तो ये वाला नंबर है, नंबर, बट ये सारे के सारे बेचारे यहीं पे मर गए, सबके सब मर गए। ये इधर वाला ग्राफ है उसके कितने साल तक जी रहा है, और इधर वाला ग्राफ है उनका नंबर कितना होता है। आर वाले के नंबर तो बहुत ज्यादा होता है, बट मोस्टली तो मर जाते हैं ना। बचे क्या? कुछ इक्का दुक्का बचते हैं जो लंबा समय तक जीते हैं। तो ये टाइप थर्ड को सपोर्ट करता है, ये भी बात सही है। तो ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट, सेकंड हो गया, और ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट वाले में कौन से आते हैं? ह्यूमन और बर्ड्स। इस सेकंड वाले में कौन से आते हैं? डॉग्स। डॉग्स में थोड़े अलग से होते हैं। डॉग बेबी जन्म लिया, 6 जन्म किया, पता चला 1 महीने बाद एक मरा, 4 महीने बाद दूसरा मर गया। तो वहां पे भी आप देखोगे वो लाइफ में किसी भी एज में कर सकते हैं। तो कुछ बर्ड्स यहाँ पे भी आते हैं। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, अलील इफेक्ट रिफर्स टू द रिप्रोड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ एट वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी। ये भी स्टेटमेंट क्या हमारे पास? सही है। अलील इफेक्ट रिफर्स टू द, ये जेनेटिक्स को मिक्स कर दिया गया। अलील इफेक्ट रिफर्स टू द रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ एट वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी। वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी में अलील का भी हमारे पास क्या होता है? जब हमारे पास पॉपुलेशन रिड्यूस होगा तो उसका अलीलिक फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? लो होगा। अलीलिक फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? लो होगा। ये बात क्लियर? तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑल आर द करेक्ट। ऑल आर द करेक्ट। ये बात समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताइए, क्लियर है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद देखो फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन है, एक इजी सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है? हमारे पास ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कम्युनिटी डाइवर्सिटी का। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है। अभी मैंने इसके मोस्ट ऑफ चीजें मैंने बता दिया। एक बार अभी जो लोग क्वेश्चन छोड़े होंगे वो करके देखो। ये मैंने अल्फा बीटा डाइवर्सिटी सब कुछ बता दिया था। एक बार ट्राई करो, जस्ट कुछ सेकंड, कौन कर पाता है, क्योंकि ये सारा चीज मैंने अभी ऊपर ही डिस्कस किया था। देखते हैं किसका सही होता है। ट्राई करो अभी। अच्छा आशीष सर, एपेटाइट मिनरल्स क्या होता है? एपेटाइट मिनरल्स का मतलब होता है जैसे कि जो भी हमारे पास फॉस्फोरस का कंपाउंड है, वो बहुत ही अलग अलग केमिकल के साथ क्या कर देता है? रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेता है। जैसे कि आपको क्या बना सकता है? फॉस्फेट मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, आपको फ्यूरोसल्फेट, क्लोरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉस्फेट बना सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एपेटाइट मिनरल्स। ये बात क्लियर? यानी कि फॉस्फेट, जहां भी जिस मिनरल के साथ फॉस्फेट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। वेरी गुड असी जी, ऑप्शन इज द करेक्ट। तो देख लेते हैं अल्फा डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर, मैंने ऑलरेडी बता दी, ये सही था। नेक्स्ट बीटा क्या होता है? 2 का, ऑलरेडी सही है। गामा डाइवर्सिटी लैंडस्केप या हायर रीजन पे। द इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस स्टेट दैट द डाइवर्सिटी इज मैक्सिमम अंडर द वेरी फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस। ये भी बात सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा,
आर द करेक्ट। ये बात क्लियर। चौथा क्या था हमारे पास, चौथा कहाँ गया, हाँ 3, ये तो गलत हो गया था ना, तो हमारे पास पहला दूसरा तीसरा यार करेक्ट। द इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस स्टेट दैट डाइवर्सिटी इज मैक्सिमम अंडर फ्रीक्वेंट, नहीं, अगर ये फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस नहीं रहता तो स्टेटमेंट क्या हो जाता, गलत हो जाता, अरे सही हो जाता है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, सही हो जाता है। द इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस स्टेट दैट डाइवर्सिटी इज मैक्सिमम अंडर वेरी फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस नहीं होगा, या तो मीडियम होना चाहिए या तो लेस होना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो पहला दूसरा तीसरा आधा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अप 75, ये लास्ट करते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट टाइम एक बार और कर लेंगे डिस्कशन। हाँ, ये देखो, ये मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल होता है, जिसमें हमारे पास फैसिलिटेशन होता है, टॉलरेंस मॉडल होता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफर साइड है, बट इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, उसको हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। पहला हमारे पास फैसिलिटेशन मॉडल सजेस्ट अर्ली स्पीसीज मॉडिफाई द एनवायरनमेंट फेवरेबल फॉर द लेटर। फैसिलिटेशन का मतलब होता है आप किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी आने वाले ऑर्गेनिज्म को फैसिलिटेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप 12th क्लास में हो, तो अपने जूनियर को प्रमोट करोगे, भाई अच्छी चीजें है, तुम आओगे इसके आगे बढ़ोगे। द सेम गोज ऑन द इकोसिस्टम, कि कुछ स्पीसीज अपने आप को मार, मतलब वो क्या कर देते हैं, जब मरेंगे तो कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल छोड़ के जाएंगे, यानी आगे वाला स्पीसीज अपने आने वाले पीछे वाले स्पीसीज को फायदा पहुंचाता है, और उसी चीज को बोलते हैं फैसिलिटेशन मॉडल। तो ये क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा, इनिवेशन मॉडल प्रपोज द लेटर स्पीसीज एस्टेब्लिश ओनली ओनली आफ्टर अ रियल स्पीसीज इज रिमूव्ड। इसको क्या बोलते हैं, इनिवेशन। ये क्या बताता है कि जो आगे वाला स्पीसीज है, आगे जो नया बनने वाला स्पीसीज है, वो तभी आगे बन सकता है जब वो पहले से जो स्पीसीज, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास गायब हो जाएगा, यानी कि जो पहले वाला स्पीसीज एक्सपायर कर जाएगा, उसके बाद नए स्पीसीज आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इनिवेशन। इसमें क्या हो रहा है, इनिबिट, अपने आप को खत्म कर रहा है, जिसके आने वाला अच्छा होता है। इसको क्या बोलते हैं, इनिवेशन मॉडल। ये भी सही है। टॉलरेंस मॉडल सजेस्ट अर्ली स्पीसीज नाइदर हेल्प और नाइदर, ये हेल्प ही नहीं करते हैं, जो भी करना हो, जो आएगा वो अपने आप अपने अंदर क्या करेगा, चेंज लाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस मॉडल। तो 3 मॉडल होता है, फैसिलिटेशन, इनिवेशन और टॉलरेंस। फैसिलेशन, इनिवेशन और टॉलरेंस। इसका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन वो ज्यादा हायर लेवल का हो जाता है, ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, जो इस तरीके से बॉक्स बना के देता है, वो नेट का सिलेबस है, जरूरत नहीं है हमें। तो दैट इज द फैसिलेशन, इनिवेशन और टॉलरेंस। ये तीनों स्टेटमेंट से। चौथा देखते हैं, प्राइमरी सक्सेशन on glacial till involves gradual nitrogen accumulation in the soil। gradual nitrogen accumulation in the soil, ये भी स्टेटमेंट क्या हमारे पास सही है। कहाँ पे, ग्लेशियल टिल इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन, सॉइल के ऊपर हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन का एक्यूमुलेशन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर द करेक्ट। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो सभी को समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत